हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मेघा एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पे कम्प्लीटली एग्जाम फोकस्ड। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स इंग्लिश मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये क्वेश्चन हमने रैंडम नहीं उठाए बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पे केयरफुली सेलेक्ट किए। अगर तुमने ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए तो मान लो एग्जाम में 80 to 90% पेपर यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही तुम्हारे एग्जाम पर्पज़ के लिए काफ़ी है। ओनली इस वीडियो से आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में। इस वीडियो के बाद आपको अदर किसी वीडियो की नीड नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिव अवे भी है आप सभी के लिए। वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 लकी विनर्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे। तो आप सभी हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि गिव अवे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पर आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर्स फ्री हैं तुम्हारे लिए, 100% फ्री वीडियो सीरीज़। लेकिन अगर तुमने इन्हीं लेक्चर्स केवल ऑर्गेनाइज नोट्स चाहिए तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा और उस लिंक पर जाकर आप अपना नोट्स बाय कर सकते हो। नोट्स प्राइस ओनली 50 रुपीज़ रहने वाला है। और अगर आपको नोट्स नहीं लेना है तो आप वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो तुम्हारे DU सोल एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। रेडी, लेट्स बिगिन। हाउ हैव राइट्स, स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। हाउ हैव राइट्स expanded as a result of Supreme Court judgment regarding the conflict between fundamental rights and directive principle DPSP discuss in detail. What is judicial review? क्या discuss its role in safeguarding the basic structure of Indian constitution. स्टार्ट करते हैं। Both fundamental rights and DPSP holds a significant place in the Indian constitutions. फंडामेंटल राइट्स और DPSP का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एज अ सिटीजन ये हम सबको मालूम है। फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट द लिबर्टी एंड इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स, एंड DPSP whereas DPSP aim to establish a welfare state based on social and economic justice। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हमारे लिबर्टी, फ्रीडम और इक्वालिटी ऑफ सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है। वहीं पर DPSP का एम है वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश करना सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस के साथ। ठीक है, अब वेलफेयर स्टेट क्या होता है? तुम लोगों ने कभी इसके बारे में सुना है? वेलफेयर स्टेट क्या होता है? नहीं सुना है तो मैं बताती हूँ। वेलफेयर स्टेट बेसिकली एक सिस्टम को कहते हैं, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड होती है। किस लिए? फ्री सर्विसेज एंड जॉब, मतलब उन लोगों को प्रोवाइड करने के लिए जिनके पास इनका एक्सेस नहीं है। ठीक है, मतलब बेसिकली एक गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है जिसमें स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इकोनॉमिक और सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग जो भी सिटीजन्स होते हैं उसका मेक श्योर करने का। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है एक ऐसे स्टेट का। ओके, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफन, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा होते रहते हैं। ठीक है, विच द सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड थ्रू इट्स जजमेंट, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के थ्रू क्लैरिफाई किया है। थ्रू द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू के पावर के कारण जो जुडिशरी है वो स्पिरिट और बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्ट कर पाती है। ठीक है, दिस लेड टू कंटिन्यूअस एक्सपेंशन इन द स्कोप ऑफ क्या कहते हैं, स्कोप ऑफ सिटीजन्स राइट।
जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि ऐसे मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, ऐसे तो नाम में इसका मतलब है जुडिशियल रिव्यू का मतलब कोर्ट के पास पावर होता है बेसिकली कोई भी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांचेस होता है उनके एक्शन को एग्जामिन करने का, ठीक है। एग्जामिन क्यों करना होता है? चेक करने के लिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लॉफुल है या नहीं है। बेसिकली क्या होता है जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू कोर्ट को पावर देता है, ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांचेस जो कोई भी एक्शन लाती है या कोई भी चेंजेस लाती है तो उसको उन चेंजेस को एग्जामिन करने का, चेक करने का कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल और लॉफुल है या नहीं है, ठीक है। तो इस पावर के थ्रू जुडिशरी जो है वो स्पिरिट और बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्ट करके रखती है। इसके कारण दिस लेड टू कॉन्टिन्यूअस एक्सपेंशन इन द स्कोप ऑफ सिटीजन राइट्स। इसके कारण जो सिटीजन्स का राइट है उसका जो उसमें कॉन्टिन्यूअस एक्सपेंशन होते रहता है अकॉर्डिंग टू द नीड एंड डिमांड, ठीक है। अब देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में। फंडामेंटल राइट का पहले नेचर समझते हैं, नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट कैसा होता है। फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक राइट्स, ये बेसिक राइट्स है। किसको मिलता है? सिटीजन्स को मिलता है। किसके द्वारा मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मिलता है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स बेसिक राइट्स होता है, सिटीजन्स को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है। ये राइट्स क्या करता है कि इंडिविजुअल जो भी सिटीज़न है, जो भी इंडिविजुअल्स है, उनकी लिबर्टी, इक्वालिटी, उनकी लिबर्टी, उनकी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है, इक्वालिटी लेके आता है सोसाइटी में और उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सिटीजन कैन सीक देयर इन्फोर्समेंट थ्रू द कोर्ट, hence they hold immense legal significance। इसलिए ये सिटीज़न जो है क्या कहते हैं, मतलब इसमें कोई भी अगर जैसे कि कोई भी उनको कुछ भी चेंजेस चाहिए या कुछ भी कुछ भी इन्फोर्स करना है, कुछ भी नया चाहिए, कोई चाहते कुछ इफ़ेक्टिव चेंजेस आए तो उसको कोर्ट में वो क्लेम कर सकते हैं, कोर्ट में आराम से जाके उसके लिए फ़ाइट बैक कर सकते हैं। इसीलिए जो फंडामेंटल राइट्स है वो बहुत लीगल सिग्निफिकेंस होल्ड करता है, ठीक है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब मोटो क्या है, देखते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी बोलेंगे, अभी से ये बहुत ज़्यादा बड़ा है तो डीपीएसपी बोलेंगे, आप समझ जाना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये क्या करता है कि प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर एस्टैब्लिशिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ये गाइडेंस प्रोवाइड करता है किस चीज़ के लिए? सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस स्टेट में इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है वेलफेयर स्टेट बनाने का। एंड वाइल दे कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय द कोर्ट, इसको कोर्ट इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकती, इसको इन्फोर्स नहीं कर सकती है, ठीक है। जबकि फंडामेंटल राइट्स को कोर्ट इन्फोर्स कर सकती है, ठीक है। तो दे ऑफर क्रूशियल डायरेक्शन फॉर गवर्नेंस, ये गवर्नेंस को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, क्रूशियल डायरेक्शन। और जो द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डेड देम एज द फाउंडेशन ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था उन्होंने डीपीएसपी को फाउंडेशन बोला है स्टेट पॉलिसी का, ठीक है। अब इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या हैं? इंडिपेंडेंस के बाद लॉज रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स एंड सोशल जस्टिस वेयर चैलेंज्ड। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ था कि जो भी लॉज था लैंड रिफॉर्म और सोशल जस्टिस से रिलेटेड उसको चैलेंज किया गया था। और कॉन्फ्लिक्ट फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे जो कि बहुत सारे इंस्टेंस में देखने को मिल रहे थे। तो इनिशियली जो कोर्ट था फंडामेंटल राइट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, इसके कारण पार्लियामेंट और जुडिशरी में डिफरेंसेस क्रिएट हो गया था, डिसएग्रीमेंट आ गया था, दोनों में डिसएग्रीमेंट आ गया था। तो यही इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट में आपको यही लिखना है कि कैसे इंडिपेंडेंस के बाद कहाँ से शुरू हुआ, लैंड रिफॉर्म और सोशल जस्टिस को चैलेंज किया गया और उसमें कॉन्फ्लिक्ट फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में बहुत जगह आ रहा था, लेकिन कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स को इम्पोर्टेंस दिया जिसके कारण पार्लियामेंट और जुडिशरी में डिसएग्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं गोलकनाथ केस में क्या हुआ था। इन द केस ऑफ आईसी गोलकनाथ
वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के बीच में जो केस हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या वो दिया कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लेके आ सकता है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये जजमेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स के सुपरमेसी को दिखाता है। ठीक है, और इवन दो ये सोशल और इकोनॉमिक सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में इम्पैक्ट अच्छा खासा क्रिएट किया था, बट फिर भी ये फंडामेंटल राइट्स के सुपरमेसी को दिखाता है। सब्सिक्वेंटली द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, इसके बाद जो क्या हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्सेलरेट हो गया था। ठीक है, इस केस के बाद अब केशव नंदा भारती केस देखते हैं। अब हम अलग अलग केसेस बेसिकली पढ़ रहे हैं। पहले हमने समझा फंडामेंटल राइट्स का नेचर, फिर हमने डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव समझा, फिर इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट कैसे हुआ था लैंड रिफॉर्म एंड ऑल से, फिर गोलकनाथ केस समझा था। ठीक है, अब केशव नंदा भारती केस समझेंगे। केशव नंदा और भारती और केरला, दो स्टेट ऑफ केरला के बीच में ये केस हुआ था। was a landmark judgment in the history of the Indian Constitution. A court ने क्या रूल किया कि Parliament has the power to amend the, it cannot destroy its basic structure. लैंडमार्क जजमेंट, अब देखो मैं आपको बताती हूँ, ये जो केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला है ना, ये बहुत ही हाईली सिग्निफिकेंट क्या कहते हैं केस है, बहुत ही बहुत ही हिस्टोरिक डिसीजन इसको बोला जाता है। ठीक है, हिस्टोरिक डिसीजन बोला जाता है, इसीलिए लैंडमार्क जजमेंट यहाँ पे यूज़ किया गया है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का पावर तो है, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर पार्लियामेंट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है, ख़त्म नहीं कर सकती है। इसने इस जजमेंट ने इस्टेब्लिश किया था एक बैलेंस फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में। इससे क्या हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन के कोड को दोनों के बीच में एक बैलेंस भी बना था और कॉन्स्टिट्यूशन का कोड भी सेफ रहा था। तो इस कोर्ट के इस रूलिंग के कारण ये चीज़ हुई थी। क्या हुआ था कि दोनों फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में अच्छा एक बैलेंस भी इस्टेब्लिश हो गया और जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है वो भी बचा का बचा रह गया। ठीक है, अब जुडिशियल रिव्यू एंड द एक्सपेंशन ऑफ राइट्स देखते हैं। मीनिंग क्या होता है जुडिशियल रिव्यू का? पहले ही मैंने बताया कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि जुडिशरी के पास अथॉरिटी होती है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ और गवर्नेंस एक्शन को एग्जामिन करने का। ठीक है, अगर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अगर मान लो कि कोर्ट को लगता है, जुडिशरी को लगता है कि लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो कोर्ट उसको कोर्ट उसको खोखला डिक्लेयर कर सकती है, उसका बहिष्कार भी कर सकती है। ठीक है, तो दिस पावर अपहोल्ड्स द सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड ये पावर ये दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का सुपरमेसी कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना स्पेशल सिग्निफिकेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का इंडियन डेमोक्रेसी में। ठीक है, अब प्रोटेक्शन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन देखते हैं। थ्रू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन the Supreme Court protected the fundamental feature of Constitution ठीक है, अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का मतलब क्या होता है कि एक जुडिशियल प्रिंसिपल है जो कि बोलता है कि लेजिस्लेचर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकता है, बट उसको डिस्ट्रॉय या ऑल्टर नहीं कर सकता। उसका जो कोर फाउंडेशन है उसको जो है ना वो अमेंडमेंट कर सकता है बेसिकली थ्रू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। इसका मतलब है कि इससे देखो कैसे आगे के स्टेटमेंट देखो, तो सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टेड द फंडामेंटल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके थ्रू कैसे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये इसका मतलब होता है कि एक जुडिशियल बेसिकली एक जुडिशियल प्रिंसिपल है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एक जुडिशियल प्रिंसिपल है। ठीक है, जुडिशियल प्रिंसिपल है, इसका मतलब होता है ये बोलता है कि लेजिस्लेचर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकता है, लेकिन उसके बेसिक जो भी होता है ना, उसका जो बेसिक होता है बेसिक स्ट्रक्चर को वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, ना ही ऑल्टर कर सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हुए ही अमेंडमेंट पॉसिबल है। तो इस तरीके से क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करती है इस तरीके से।
अब देखते हैं डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वे आर रिकग्नाइज्ड एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एक इंटीग्रल पार्ट है। पार्लियामेंट क्या है, इन कोर एलिमेंट्स को अबॉलिश नहीं कर सकती है, इससे कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बना रहता है। ठीक है, अब एक्सपेंशन देखते हैं आर्टिकल 21 का। सुप्रीम कोर्ट ने एक क्या कहते हैं ब्रॉड इंटरप्रिटेशन दिया राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी पे। इन द मानेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन केस, ये यहाँ पे हम केस की बात कर रहे हैं, मानेका गांधी एंड मानिका गांधी का यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट एक केस है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें कोर्ट ने कहा था कि लाइफ का मतलब सिर्फ फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, पर डिग्निटी के साथ रहना भी होता है। राइट्स सच एज एजुकेशन, हेल्दी इन्वायरमेंट, प्राइवेसी, ये सब भी इसके एम्बिट्स में आए थे। इससे क्या हुआ था कि सिविल राइट्स का स्कोप है वो एक्सपेंड हुआ था। होता है ना कि बहुत लॉन्गर पिक्चर देख के तब कोर्ट ने अपना स्टेटमेंट दिया था, बहुत सब कुछ अलग अलग मायने को देखते हुए। तो इससे ऑब्वियस ही बात है सिविल राइट का जो स्कोप है वो एक्सपेंड होगा, तो यही बात यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, अब इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन देखते हैं। पिल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है उसका इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। पिल जो है ना वो क्या कहते हैं जुडिशरी ने बनाया था। ठीक है, किसके लिए बनाया था? पिल जो है मतलब अभी इसका आपने फुल फॉर्म देख लिया। पब्लिक, इसका जो मतलब ये एक लीगल मैकेनिज़्म है जो कि किसी भी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीज़न या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो वो कोर्ट में जाके क्या कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जाके लॉसूट फाइल कर सकती है। ये किस लिए? ताकि मतलब किसी भी ग्रुप का डिसएडवांटेज ना उठाया जा सके और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन्फोर्स किया जा सके, जो कि यहाँ पे लिखा है। जुडिशरी जो है उन्होंने एक सिस्टम बनाया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, जिसमें पुअर और जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको जस्टिस का एक्सेस मिला। इससे क्या हुआ, सोशल जस्टिस स्टैब्लिश हुआ और ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन भी हुआ। ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन भी और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ, मेकिंग द रोल ऑफ द जुडिशरी। इससे जुडिशरी का रोल और ज़्यादा प्रोएक्टिव हो गया। अब जुडिशियल एक्टिविज्म देखते हैं क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट प्लेड एन एक्टिव रोल इन बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिव रोल प्ले किया है। डिलीवरिंग सिग्निफिकेंट जजमेंट, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी दिए हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग, विमेंस राइट्स के रिगार्डिंग और एंटी करप्शन मेजर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, वाइल जुडिशियल एक्टिज्म जो है वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि ये जुडिशियल का रीच को ज़्यादा ही बढ़ा रहा है ना, ओवर पावर हो जा रहा है जुडिशरी, ऐसा कुछ क्रिटिक्स कहते हैं। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस और क्रिटिकल इवेल्युएशन क्या है जुडिशियल रिव्यू का। फर्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी। जुडिशियल रिव्यू हेल्प करता है कॉन्स्टिट्यूशन के सुपरमेसी को बनाए रखने में। ये इंश्योर करता है कि जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अधीन काम करे। ठीक है, और ये इंश्योर करता है कि सिविल राइट प्रोटेक्टेड रहे, और इन अ डेमोक्रेसी इस अरेंजमेंट को बहुत एसेंशियल माना जाता है, बहुत एसेंशियल है डेमोक्रेसी के लिए। प्रोटेक्शन देखते हैं सिविल लिबर्टीज़ का। जो जुडिशरी है सेफगार्डेड सिविल लिबर्टीज़। कैसे सिविल लिबर्टीज़ को सेफ रखता है जुडिशरी? बहुत सारे जजमेंट्स के थ्रू। अब ब्रॉड इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैज़ ग्रांटेड पीपल न्यू राइट्स, देयरबाय स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक वैल्यू। ब्रॉड इंटरप्रिटेशन के कारण जो है फंडामेंटल राइट्स के थ्रू लोगों को नए राइट्स भी मिले हैं, इससे डेमोक्रेटिक वैल्यू भी इंक्रीज स्ट्रेंथन होता है, और जुडिशरी जो है वो फाइनल होप बन के आता है सिटीज़न के लिए लास्टली, है ना। अब बैलेंस पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी के बीच जुडिशियल रिव्यू जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेक है ऑन द पावर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, जैसे मतलब कि एज अ चेक मीटर काम करता है जुडिशियल रिव्यू। कोई भी अमेंडमेंट अगर पार्लियामेंट लेके आने तो एक चेक मीटर की तरह काम करता है। ठीक है, इससे ताकि पावर का बैलेंस बना रहे।
अगर वाइल पार्लियामेंट कैन इंटेक्ट लॉ इट कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक, पार्लियामेंट कोई भी लॉ ला सकती है बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको बनाए रखते हुए, उसमें बिना कोई चेंजेस किए हुए। इससे क्या होता है कि डेमोक्रेटिक बैलेंस बना रहता है। क्रिटिसिज्म देखते हैं, कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि जुडिशरी होता है कभी कभी ओवर स्टेप कर देती है, ज़्यादा ही नाक घुसा लेती है। ये कुछ स्कॉलर्स का मानना है, ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज्म इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको जुडिशियल एक्टिविज्म का दूसरा नाम जुडिशियल इंक्रोचमेंट भी है। दिस इम्पैक्ट्स द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव के पावर को भी इम्पैक्ट करता है। नेवरदलेस मोस्ट पीपल कंसिडर, कुछ लोग, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी को बचा के रखने के लिए ये एक एसेंशियल चीज़ है, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है डेमोक्रेसी का, जुडिशियल रिव्यू का सिग्निफिकेंस क्या है डेमोक्रेसी में। जुडिशियल रिव्यू जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है इंडियन डेमोक्रेसी में। ये कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी और सिटीजन राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। इसके जजमेंट के थ्रू इट्स जजमेंट सुप्रीम कोर्ट हैज़ केप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन को वाइब्रेंट रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, देयर बाय स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है। अब कंक्लूज़न में आप सुप्रीम कोर्ट कैसे बैलेंस लेके आई, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के रिगार्डिंग अराउंड, क्या कहते हैं वो आपको लिख देना है। उसके बाद बहुत सारा जुडिशियल रिव्यू हुआ, उसका पावर क्या है, उसके बाद जो हमने एग्जांपल पढ़ा है केशव नंदा भारती और स्टेट ऑफ केरला या फिर मानिका गांधी या यूनियन ऑफ इंडिया, इन सारी चीज़ों को आपको लिख के आपका कंक्लूज़न बना देना है, ठीक है। ये आप खुद से कर लेना। राइट एन ऐसे ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इन इंडिया, जो प्रिंसली स्टेट है उसका जो इंटीग्रेशन हुआ था उस पर ऐसे लिखना है हमें। और क्रिटिकली एग्जामिन द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट इन इंडिया, डिड इट सक्सीड इन फुलफिलिंग पब्लिक एस्पिरेशन, तो हमें ये बताना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंडिपेंडेंस के टाइम पे नेशनल यूनिटी मेंटेन करना इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि वहाँ उस टाइम पे इंडिपेंडेंस के टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली 562 प्रिंसली स्टेट्स थे कंट्री में। एक मिनट मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। कंट्री में रूल्ड बाय लोकल मोनार्क्स, ये जो प्रिंसली स्टेट्स ऐसे स्टेट्स थे जिनको बेसिकली जो भी उस टाइम पे मान के चलो ब्रिटिश डायरेक्टली रूल नहीं करती थी, वहाँ के अपने लोकल अथॉरिटीज़ उसको रूल करते थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है लोकल मोनार्क्स रूल करते थे उसको, ठीक है। तो उस टाइम पे ऐसे 562 स्टेट्स थे, आप ये नंबर याद रखना। अगर हम एक बात बताओ, अगर हम इसको इन सारे स्टेट्स को इंटीग्रेट नहीं करते, एक साथ नहीं लेके आते, तो क्या नेशनल यूनिटी बना पाना पॉसिबल हो पाता? नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी बना पाना पॉसिबल हो पाता? ऑब्वियसली नहीं हो पाता, इंडिया इतना ज़्यादा डिवाइडेड रहता। तो तो इसलिए इनको साथ लाना इम्पॉर्टेंट हो गया। और उसी समय पे साथ साथ में लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन भी स्टेट का इम्पॉर्टेंट हो गया था और बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो गया था, डिमांड बहुत ज़्यादा थी इंडिपेंडेंस के बाद। क्योंकि देखो इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, तो क्या कहते हैं, तो पब्लिक जो है वो पब्लिक डिज़ायर दैट स्टेट बाउंड्रीज भी डिटरमाइन बेस्ड ऑन, और पब्लिक का डिज़ायर क्या था कि मतलब कि जो स्टेट है उसकी बाउंड्रीज़ को लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे मतलब डिटरमाइन करना, डिवाइड नहीं डिटरमाइन करने का, ठीक है। Thus the integration of princely state and the linguistic reorganization of state were two crucial process in India's nation building. अब क्या है कि इंडिपेंडेंस के बाद ये दो चीज़ का डिमांड बहुत ज़्यादा था, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट नीड भी था और लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन का, तो इनको बहुत क्रूशियल प्रोसेस माना जाता है इंडिया के नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में, ठीक है। अभी इंडिया में 121 डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है, तो रीऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पे कितना इम्पोर्टेंट था, जिसमें और सब अगर देखा जाए तो मदर टंग्स 1369 है अराउंड, तो बहुत इम्पोर्टेंट था ये, और डायलेक्ट और ज़्यादा हो जाता तो इट्स वेरी डेंस।
तो इसलिए इसका रीऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट था और लोग डिमांड कर रहे थे कि मतलब कि उनके लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे डिवाइड कर दिया जाए। तो इसीलिए ये बहुत क्रूशियल प्रोसेस था। अब इंटीग्रेशन देखते कैसे हुआ प्रिंसली स्टेट का, सिचुएशन क्या थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे। सिचुएशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 में इंडिया को इशू मिला, 562 प्रिंसली स्टेट्स थे, ये एक बहुत बड़ा इशू था। फॉलोइंग द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल ये स्टेट, इनको ऑप्शन मिला कि या तो इंडिया ज्वाइन कर लो या फिर पाकिस्तान ज्वाइन कर लो या फिर इंडिपेंडेंट रहो, ये 3 ऑप्शन मिला। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। इससे क्या हुआ कि इंडिया की यूनिटी को एक सीरियस थ्रेट था ये इंडिया की यूनिटी के लिए। अब इसमें रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या आया। अभी हमने कहानी में क्या देखा है कि इंडिया की यूनिटी के लिए थ्रेट है क्योंकि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। अब यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एंटर होता है। वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट साथ लाने के लिए। उनको हम क्या बोलते हैं, ही इज़ नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। उनके स्किलफुल, उनकी डिप्लोमेसी और उनका जो लीडरशिप था उस स्किल के बेसिस पे उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ द प्रिंसली स्टेट को इंडिया के साथ मर्ज कर लिया और उनका जो एफर्ट था वो नेशनल यूनिटी को स्ट्रेंथन किया, ये एफर्ट। ठीक है, हमने सेकंड पॉइंट में यहाँ तक पढ़ा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द प्रिंसली स्टेट को मर्ज कर लिया। ठीक है, अब अगले में देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन वीपी मेनन का। अब हम कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे, पहले हमने सरदार पटेल का देखा है। वीपी मेनन प्रोवाइडेड सिग्निफिकेंट असिस्टेंट। वीपी मेनन ने क्या कहते हैं उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल लेवल पे उन्होंने बहुत एज असिस्टेंट उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। क्या कहते हैं, ही ड्राफ्टेड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन का जो प्लान था उसको उन्होंने ड्राफ्ट किया। अग्रीमेंट जो था वो प्रिंसली स्टेट को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, इन सब के लिए ड्राफ्ट उन्होंने ही तैयार किया था। और जो इंटीग्रेशन प्रोसेस था उनके कॉरपोरेशन के साथ सक्सेसफुल रहा। ठीक है, अब हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर का केस देखते हैं क्या है। कुछ प्रिंसली स्टेट्स जो थी वो मर्जिंग था उसको अपोज कर रही थी। जैसे कि जो नवाब ऑफ जूनागढ़ थे वो पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन जो स्टेट था वो इंडिया के साथ मर्ज था पब्लिक ओपिनियन के बेसिस पे। तो जो हैदराबाद, द मर्जर ऑफ हैदराबाद वो कैसे अचीव हुआ, पुलिस एक्शन के थ्रू। ठीक है, तो पुलिस एक्शन के थ्रू उसका मर्जिंग अचीव हो पाया। और जम्मू एंड कश्मीर जॉइन द इंडिया थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू जम्मू कश्मीर इंडिया ज्वाइन करा। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बार बार आ रहा है, मैं एक बार ये भी समझा देती हूँ। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट था। कौन लोग इसको यूज़ करते थे, मोनार्च या फिर कोई भी, मतलब उस स्टेट का वो, मतलब एक लीगल डॉक्यूमेंट था वो। मतलब डॉक्यूमेंट था उसमें बेसिकली जो स्टेट या फिर मोनार्क थी, जैसे जम्मू कश्मीर ये स्टेट हुआ या फिर ये एक मोनार्क था, ये क्या करते थे कि फॉर्मली ऑन पेपर फॉर्मली अग्री करते थे कि वो लार्जर फेडरेशन जैसे कि इंडिया को ज्वाइन करेंगे। तो जो ऑन पेपर बेसिकली सिग्नेचर के साथ जो होता है ना, ऑन पेपर सहमति, उसी को हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहेंगे। अब सिग्निफिकेंस देखते हैं इंटीग्रेशन का क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट स्ट्रेंथेंड इंडियन पॉलिटिकल यूनिटी। ऑब्वियस सी बात है, इंडियन पॉलिटिकल यूनिटी स्ट्रेंथन हुआ। इट इस्टेब्लिश्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी स्टेबिलिटी आई। एंड दिस प्रोसेस प्रूव्ड क्रूशियल इन मेंटेनिंग नेशनल इंटीग्रिटी। ये बहुत क्रूशियल प्रोसेस भी था इन नेशनल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। इट इज़ कंसिडर्ड टू हैव मेड अ सिग्निफिकेंट, आज जो मॉडर्न इंडियन नेशन है उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। ये इंटीग्रेशन जो हुआ था प्रिंसली स्टेट का, इसका कंट्रीब्यूशन है। आज जो हमारे मैप पे इतने सारे स्टेट एक साथ हैं उसमें कंट्रीब्यूशन किसका है, इसी इंटीग्रेशन प्रोसेस का है। ठीक है, अब लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। पहले ही मैंने बताया कि 121 लैंग्वेजेस हैं और 1369 डायलेक्ट्स हैं और उसमें और ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। तो अब देखते हैं कि डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट मीन्स कि लैंग्वेज बेस्ड स्टेट। इंडिपेंडेंस के बाद जो है ना वो
स्टेट का लैंग्वेज के बेस पे डिमांड जो था वो बहुत सारे रीजन में बढ़ने लगा। लोगों का मानना था कि जो कॉमन लैंग्वेज और कल्चर शेयर करते थे उनको एक सिंगल स्टेट में डाल देना चाहिए। इससे क्या होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन से यहाँ पे लिंक कर दिया गया। अब क्या हुआ कि इससे फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश में देखते हैं, जो भी तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे वो एक सेपरेट स्टेट डिमांड कर रहे थे, तो आंध्र प्रदेश को बनाया गया 1953 में, फॉलोइंग द फास्ट एंड टू डेथ एंड सब्सिक्वेंट डिमाइज ऑफ पोटी श्रीरामुलु। ठीक है, ये क्या हुआ कि मोमेंटम दिया लिंग्विस्टिक स्टेट की डिमांड को और ज़्यादा, ये इनके डिमाइसेस ने और ज़्यादा क्या कहते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट की डिमांड को आग दे दिया। एंड इससे क्या हुआ कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन में मेजर स्टेप इसके बाद लिया गया। ठीक है, तो आग में घी का काम किसने किया? इनके डिमाइसेस ने। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई गई। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन स्टैब्लिश करी गई 1953 में। उसके बाद जो कमीशन थी वो रिकग्नाइज करती थी कि लैंग्वेज जो है वो स्टेट फॉर्मेशन के लिए प्राइमरी बेसिस है। इस बेसिस पे उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इनैक्ट हुआ 1956 में, पास हुआ। इसका रिजल्ट हुआ कि स्टेट बाउंड्रीज जो है उसको वापस से रीड्रॉ किया गया। अब कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन का? लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन इन्हांस एडमिनिस्ट्रेटिव अभी ऑब्वियस सी बात है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बढ़ गया। लोग अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं, सेम लैंग्वेज है तो कन्वीनियंस तो बढ़ेगा ही, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बढ़ गया। उसके बाद लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली, क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन में खुद उनका अपने लैंग्वेज में एक्सेस हो, इसकी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली। और रीजनल कल्चर और आइडेंटिटी है वो भी प्रिजर्व हो पाया। तो तीन फ़ायदा हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन इन देयर ओन लैंग्वेज, रीजनल कल्चर एंड आइडेंटिटी वेयर ऑल्सो प्रिजर्व। इससे डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हुआ। अब नया चैलेंजेस क्या क्या आया? जो लिंग्विस्टिक स्टेट का जो क्रिएशन था उससे जो कि रीजनलिज्म और सेपरेटिज्म का टेंडेंसी बढ़ गया। अब लोग ऑब्वियसली अभी कनेक्ट तो नहीं कर पाएंगे ना। अब कोई तेलुगु बोलता है तो वो हिंदी समझेगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है, वो होता है ना कि अपने रीजन में चाहेगा कि उसी रीजनल लोग ही रहे, इससे रीजनलिज्म बढ़ रहा है। और हिंदी वाले ना रहे तो इन दोनों में एक दूसरे सेपरेटिज्म इसके कारण बढ़ रहा है। तो रीजनलिज्म और सेपरेटिज्म भी बढ़ने लगा। नए स्टेट का डिमांड इमर्ज होने लगा बहुत सारे रीजन्स में, और पॉलिटिकल डिस्प्यूट लैंग्वेज के बेसिस पे शुरू हो गए। बट इन सारे प्रॉब्लम्स के होते हुए भी ये सिस्टम बहुत ही सक्सेसफुल साबित हुआ था नेशनल यूनिटी को मेंटेन करने में। अब क्रिटिकल इवैल्यूएशन देखते हैं। स्ट्रेंथनिंग नेशनल यूनिटी, बोथ द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, इससे नेशनल यूनिटी स्ट्रेंथन हुई थी। इंटीग्रेशन हुआ प्रिंसली स्टेट और लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के कारण जो नेशनल इंडिया की यूनिटी है वो स्ट्रेंथन हुई। इसकी डाइवर्सिटी के बावजूद जो है वो कंट्री जो है एक यूनिफाइड पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के अंदर आ गया। इससे डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टेबलाइज हुआ और इंडियन यूनियन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। फुलफिलमेंट ऑफ पब्लिक एस्पिरेशन, अब लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो कल्चरल और लिंग्विस्टिक एस्पिरेशन जो लोगों का था उसको फुलफिल किया, है ना। और क्या हुआ कि लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन का एक्सेस अपने खुद के लैंग्वेज में मिला। इससे पब्लिक पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में इंक्रीज़ हुआ और रीजनल आइडेंटिटी के लिए रिस्पेक्ट भी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट, अब एडमिनिस्ट्रेशन और ज़्यादा सिंपलर हो गया और ज़्यादा इफेक्टिव हो गया लिंग्विस्टिक स्टेट होने के कारण। लोकल इश्यूज़ जो थे वो और ज़्यादा अच्छे से समझे जाने लगे। कम्युनिकेशन गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई। इससे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ एक्सेलरेट हो गई। ठीक है, अब द इश्यू ऑफ रीजनलिज्म देखते हैं। कुछ रीजन्स में लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी रीजनल पॉलिटिक्स का रीज़न बना। ठीक है, सेपरेट स्टेट का डिमांड और ऑटोनॉमी जो है वो परसिस्ट, ऑटोनॉमी तब भी एग्जिस्ट करता था। एट टाइम ये क्या कहते हैं नेशनल पॉलिटिक्स में टेंशन का रीज़न बना, और ये एक मेजर चैलेंजेस रहा लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन का।
डेमोक्रेटिक सक्सेस देखते हैं। इन चैलेंजेस के बावजूद इंडिया ने इन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर लिया डेमोक्रेटिक मीन के थ्रू, और डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल सिस्टम के थ्रू। इसको डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इसीलिए बोलते हैं इंडियन डेमोक्रेसी का। और लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल प्रोसेस कंसिडर किया जाता है। कंक्लूजन में आप लोग लिख लेना कैसे इंटीग्रेशन हुआ, फिर कैसे लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन क्रूशियल प्रोसेस था नेशन बिल्डिंग के लिए। फिर मेन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का और वीपी मेनन जी का, इन सब का नाम लिख लेना। फिर ये सारी चीज़ें लिख के कंक्लूजन तुम अपने से बना लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कमेंट ऑन द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रोल बता कोalition गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बताना है और सिंगल पार्टी मेजॉरिटी गवर्नमेंट से कंपेयर करते हुए, ठीक है। डिस्कस द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस करना है। और डू यू अग्री दैट, आपको ये बताना है कि अब क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है इंडिया के लिए, और आर्ग्यूमेंट सपोर्ट, अपने आंसर को सपोर्ट करते हुए आर्ग्यूमेंट लिखना है, प्रोवाइड करना है, ठीक है। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है। अभी स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया था कब? इंडिपेंडेंस के बाद। इस सिस्टम में बेसिकली प्राइम मिनिस्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है और मिनिस्टर काउंसिल को लीड करता है, ठीक है। इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो दोनों ही चीज़ देखा है, सिंगल पार्टी मेजॉरिटी गवर्नमेंट और कोalition गवर्नमेंट अलग अलग समय पे। जो इन्फ्लुएंस है कोalition गवर्नमेंट का, कोalition पॉलिटिक्स का, वो कब बेसिकली देखने को मिला? 1989 के अराउंड। इससे क्या हुआ कि जो प्राइम मिनिस्टर का रोल है उसमें बहुत शिफ्ट हुआ, रोल में बहुत सारे चेंजेस आए। द पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज़ स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेशन इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। अब देखो, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया, और जो इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है उसको रिप्रेजेंट करने में भी अच्छा हेल्प मिला है। तो बोथ द प्राइम मिनिस्टर और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो स्पेशल सिग्निफिकेंस होल्ड करते हैं इंडियन डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में, ठीक है। अब देखते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर क्या है। मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम समझते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मीनिंग क्या होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के अकाउंटेबल होता है, मतलब एग्जीक्यूटिव को जवाबदेही देनी पड़ती है लेजिस्लेचर को, ठीक है। द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड होता है, और जो रियल पावर होता है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में होता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट होता है वो क्या कहते हैं, लोकसभा पे रिलाई करती है। अगर वो कॉन्फिडेंट चला गया, लोकसभा का कॉन्फिडेंस चला गया, तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन क्या होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो रियल हेड होता है गवर्नमेंट का, और वही ही कॉन्स्टिट्यूट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड ओवरसीज इट्स, उसकी फंक्शनिंग भी वही देखता है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो पॉलिसीज़ डिटरमाइन करना, पार्लियामेंट और गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखना, ये सारा उनका काम होता है। और गवर्नेंस सिस्टम का जो है ना वो फोकल पॉइंट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब लीडरशिप ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट करता है मिनिस्टर और एलोकेट करता है पोर्टफोलियोज, काम क्या करेंगे वो, ठीक है। ही प्रिसाइड्स ओवर मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जितना भी मेजर डिसीजन होता है वो प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप के अंदर ही लिया जाता है। इस रीज़न के कारण प्राइम मिनिस्टर जो है वो फर्स्ट अमंग इक्वल कंसिडर कर, मतलब उनको कंसिडर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट अमंग इक्वल का मतलब हुआ, ये मैं आपको समझा देती हूँ, अ पर्सन जो कि मतलब बेसिकली एक पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो कि कैसे मैं कहूँ, ऑफिशियली तो और लोगों के साथ, और लोगों के पोजीशन के जैसे सेम, मतलब और लोगों के साथ सेम लेवल पे है ऑफिशियली, बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या फिर पावर हो या फिर इन्फ्लुएंस हो, वो उसके पास ज़्यादा होता है प्रैक्टिकली, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया। तो फर्स्ट अमंग इक्वल का मतलब वही होता है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को क्या कहते हैं, एक ऐसा पोजीशन है, प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन ऐसा है, ऐसे तो ऑफिशियली और लोगों की तरह इक्वल पावर होल्ड करता है, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस पोजीशन प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर होता है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं पार्लियामेंट में रोल, देखते हैं प्राइम मिनिस्टर क्या है। प्राइम मिनिस्टर चीफ स्पोक पर्सन होते हैं गवर्नमेंट के लिए पार्लियामेंट में, ठीक है। ही चैम्पियंस पॉलिसीज़ एंड बिल्स,
और जो प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है उसका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू अपहेल्ड होता है, ठीक है। इससे डेमोक्रेटिक ओवरसाइट इंश्योर करने के लिए ऐसा होता है, ठीक है। अब नेशनल लीडरशिप देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो कंट्री का प्रिंसिपल पॉलिटिकल लीडर है, मेन पॉलिटिकल लीडर है, क्रूशियल रोल प्ले करता है फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में। हिज लीडरशिप बिकम वाइटल ड्यूरिंग क्राइसिस के टाइम पे लीडरशिप वाइटल हो जाता है और कॉन्सिक्वेंटली जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोजीशन है इंडियन पॉलिटिक्स में। रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन कोalition गवर्नमेंट वर्सेस सिंगल पार्टी मेजॉरिटी गवर्नेंस, दोनों में देखते हैं क्या है प्राइम मिनिस्टर का रोल। लिमिटेड फ्रीडम इन कोalition गवर्नमेंट। कोalition गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर है उसको जो है मल्टीपल पार्टीज़ के साथ कोऑपरेट करके चलना पड़ता है। डिमांड क्या है और भी पार्टीज़ का व्यू क्या है अपने अलायंस पार्टनर का, इन सबको लेके चलना पड़ता है। इसके कारण क्या होता है कि फ्रीडम बहुत लिमिटेड हो जाता है, फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग जो है वो कम हो जाता है। इससे क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर का जो पावर है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मतलब कॉन्स्टेंट डिफ़िकल्ट नहीं, बेसिकली लिमिटेड हो जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर का पावर इसके कारण लिमिटेड हो जाता है। ऑब्वियसली अभी आपको 10 लोगों को लेके चलना है और आपको अपना विज़न के हिसाब से अपना चलना है, तो 10 लोगों को लेके चलने पे आपका जो पावर है वो तो लिमिटेड हो जाएगा ना। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे। अब कॉन्सिक्वेंस बेस्ड पॉलिटिक्स। अब पॉलिसीज़ जो भी पॉलिसीज़ कोalition गवर्नमेंट में बनती है वो सबके होता है ना कि सबके उससे सहमति से बनती है। तो द प्राइम मिनिस्टर मस्ट मेंटेन अ बैलेंस अमंग द वेरियस पार्टीज़। बहुत सारी पार्टीज़ के बीच में बैलेंस बना के चलना पड़ता है। जैसे अभी करेंटली इंडिया में कोalition गवर्नमेंट चल रही है, रूलिंग जो है वो कोalition गवर्नमेंट है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं, क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को। इससे देखो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन तो इन्हांस हो रहा है लेकिन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है। अब पोजीशन देखते हैं सिंगल पार्टी मेजॉरिटी गवर्नमेंट में क्या होता है। प्राइम मिनिस्टर जो है उनके पास ग्रेट पावर होता है सिंगल पार्टी मेजॉरिटी गवर्नमेंट में। इसको क्या कहते हैं कोalition पार्टनर पे रिलाई नहीं करना पड़ता है डिसीजंस बनाने के लिए, तो गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो ईजिली इम्प्लीमेंट हो पाती है। इससे क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी आती है और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जो होती है वो दोनों और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। अब डिफरेंसेस क्या होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में। कोalition गवर्नमेंट जो है वो फेसेस हायर रिस्क ऑफ कोलैप्स, ठीक है। अभी मान लो कि जो भी आप एक पार्टी है, ठीक है, बीजेपी ले लो, बीजेपी ने 3-4 पार्टी के साथ कोalition में अपना गवर्नमेंट फॉर्म किया। अब उनमें से 2 लोग अगर निकल गए तो इंस्टेबिलिटी नहीं आ जाएगी, कोलैप्स नहीं कर जाएगा गवर्नमेंट। तो इसीलिए यहाँ पे कोलैप्स का रिस्क बहुत ज़्यादा हायर होता है और स्ट्रेस भी बहुत होता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैन अराइज अगर वही मैंने कहा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है अगर कोalition जो भी पार्टनर होता है वो अपना सपोर्ट विड्रॉ कर ले। लेकिन वहीं पे अगर मेजॉरिटी गवर्नमेंट जो है उसको रिलेटिवली स्टेबल कंसिडर करते हैं, इसीलिए दिस फैसिलिटेट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, क्योंकि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान हो जाता है इसलिए। अब एग्जाम्पल एंड एक्सपीरियंस देखते हैं। बहुत सारे जो कोalition गवर्नमेंट है वो इंडिया में कब फॉर्म होता है 1989 और 2014 में। इस पीरियड में प्राइम मिनिस्टर को कोalition पार्टनर्स के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ा था। वेयरएज जो प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन है वो मेजॉरिटी गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कंपेरेटिवली। दोनों ही फीचर अलग अलग एक्सपीरियंस दोनों ही जो फीचर है कोalition वाला और जो सिंगल मेजॉरिटी वाला है, दोनों ही अलग अलग एक्सपीरियंस इंडियन डेमोक्रेसी के लिए दोनों ही अलग अलग एक्सपीरियंस है। वॉज द पार्लियामेंट्री सिस्टम बेस्ट ऑप्शन है जो इंडिया के लिए पूछा है, देखते हैं। सूटेड टू इंडियन डाइवर्सिटी। इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है लैंग्वेज, रिलीजन और कल्चर के बेसिस पे। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है, रिप्रेजेंटेशन सबके लिए। तो इससे क्या होता है कि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन्हांस होता है, इसीलिए इस सिस्टम को इंडियन कंडीशन के लिए सूटेबल कंसिडर किया जाता है। अकाउंटेबल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट को जवाबदेही देनी पड़ती है।
इससे क्या होता है कि ऑपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को कभी भी क्रिटिसाइज़ कर सकती है। तो गवर्नमेंट कैन जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसी चीज़ों के थ्रू गवर्नमेंट को किसी भी वक्त रिमूव किया जा सकता है। इससे डेमोक्रेटिक कंट्रोल बना रहता है और स्ट्रॉन्ग होता है। फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं, ये सिस्टम जो है वो रिलेटिवली फ्लेक्सिबल कंसिडर किया जाता है। अगर गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक कॉन्फिडेंस लूज़ कर देती है तो उसको कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है। दिस अलाउज फॉर पीसफुल पॉलिटिकल ट्रांजिशन। मतलब ये जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसके कारण पीसफुल पॉलिटिकल ट्रांजिशन और ज़्यादा स्मूथ और पॉसिबल हो पाता है। इसीलिए ये डेमोक्रेसी की स्टेबिलिटी के लिए क्रूशियल माना जाता है। क्रिटिसिज्म देखते क्या है, कुछ लोगों का मानना है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का उसमें हायर रिस्क रहता है, बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। डिसीजन मेकिंग जो है वो स्लो डाउन हो जाता है कोalition गवर्नमेंट के टाइम पे। ऑफन पार्टीशन पॉलिटिक्स जो होती है वो नेशनल इंटरेस्ट को ओवरशैडो कर देती है, ठीक है, पार्टी का अंदर जो पॉलिटिक्स चल रहा होता है। नेवर ये सिस्टम एक डेमोक्रेटिक बैलेंस बनाने में तब भी मेंटेन कर पाती है बेसिकली ये सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया जो है वो बहुत ही सक्सेसफुली पार्लियामेंट्री सिस्टम को डेमोक्रेसी में रख पाया है, सस्टेन करा पाया है, मेंटेन करा पाया है। आराम से पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है। रेगुलर इलेक्शंस, पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसके सक्सेस का रीज़न है। ये सिस्टम जो है वो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया है इंडिया में। इसीलिए इसको कंट्री के लिए बहुत सारे स्कॉलर्स सूटेबल मान के चलते हैं। कंक्लूजन में आप लोग लिख लेना प्राइम मिनिस्टर का रोल वगैरह, ठीक है। उसके बाद कैसे कोalition गवर्नमेंट और सिंगल मेजॉरिटी पार्टी गवर्नमेंट में क्या एक मेजर डिफरेंस है, उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे सूटेबल है या नहीं है, ये सब अपना लिख देना। तो इससे आपका कंक्लूज़न ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कंक्लूज़न आप खुद लिख लेना, मैं कंक्लूज़न नहीं बताऊंगी, ठीक है, मैंने बता दिया आप उसमें क्या क्या लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। डू यू थिंक दैट पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट इज एम्बेडेड विद इन द पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन इन इंडिया? एग्जामिन दिस। डिस्कस द डिबेट ऑन सेक्युलरिज्म इन इंडिया। सेक्युलरिज्म पे बात करना है और की इशूज़, इसमें क्या क्या की इशूज़ इन्वॉल्व है। हैज़ इट बीन एबल टू रिजॉल्व द कंट्री का जो कम्युनल प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने में सक्सेसफुल हो पाया है? इसको डिटेल में डिस्कस करना है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंडिया एक मल्टी रिलीजियस, मल्टीलिंगुअल, मल्टी एथनिक कंट्री है। यहाँ पे रिलीजन और कास्ट बहुत ही डीपली इन्फ्लुएंस करता है सोशल और पॉलिटिकल लाइफ को। इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सेक्युलर स्टेट स्टैब्लिश किया है, जिसका एम क्या है बेसिकली सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना, ठीक है। लेकिन समय के साथ क्या हुआ है कि पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन और कास्ट जो है वो इंडियन डेमोक्रेसी का बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट बन गया है। द परवेजिव इन्फ्लुएंस ऑफ दीज टू एलिमेंट इज़, इन दोनों का इन्फ्लुएंस हम इलेक्शंस में देख सकते हैं, सोशल मूवमेंट्स में देख सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ में देख सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली अभी मतलब कि सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में इंडिया में बहुत सारा डिबेट चल रहा है, बिकॉज वी कैन सी कम्युनलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स तो भाई यहाँ पे चलता ही रहता है, और सेक्युलरिज्म, कोई सेक्युलरिज्म फॉलो कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, तो इट्स टू कैओटिक। तो इस पर डिबेट अभी भी इंडिया में चलते रह रहा है, क्योंकि ये ऑब्वियसली बहुत मेजरली इन्फ्लुएंस करता है, तो डिबेट तो ऑब्वियसली चलेगा। अब देखते हैं कि रिलीजन और कास्ट पॉलिटिक्स क्या होता है इंडिया में, कैसे होता है। इंटर रिलेशनशिप क्या है रिलीजन और कास्ट पॉलिटिक्स में? इंडिया में जो रिलीजन और कास्ट का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही पुराना है, सदियों पुराना है। जो कास्ट सिस्टम है वो प्राइमरी मतलब बेसिस रहा है सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, particularly within Hindu society. It exists in other societies as well, but yeah, यहाँ पे हिंदू सोसाइटी का मेंशन है तो we'll discuss only that. Primarily basis of social organization और particularly within Hindu society. Political parties क्या करते हैं, इसका खूब फ़ायदा उठाते हैं। कास्ट इक्वेशन, उसके बाद रिलीजियस आइडेंटिटीज़, इनका खूब फ़ायदा उठाते हैं। इसीलिए कास्ट का जो इन्फ्लुएंस है वो पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन में देखने को मिलता है। अब रोल इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स देखेंगे। इलेक्शन के टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होता है, अपने कैंडिडेट को सेलेक्ट करती है रिलीजन और कास्ट दोनों को दिमाग में रख के।
आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स जो है वो बहुत सारे कम्युनिटीज़ को अपील करने के लिए यूज़ किया जाता है। और कास्ट इंटरसेक्ट लाई हिडन बिहाइंड रिलीजियस इशू के बीच में के नीचे कास्ट इंटरसेक्ट भी घुसा रहता है। इससे क्या होता है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसमें क्रिएट करता है। अब मंडल एंड कमंडल पॉलिटिक्स देखते हैं। 1990 में द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी स्ट्रेंथन द पॉलिटिकल सराउंडिंग ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, जिससे बैकवर्ड क्लासेस का पॉलिटिकल सराउंडिंग है उसको खूब पावर मिली थी, खूब स्ट्रेंथन हुआ था। जो कमंडल पॉलिटिक्स है वो रिलीजियस इशू के अराउंड बेसिकली क्या कहते हैं सेंटर्ड है। मंडल कमीशन कास्ट के, कमंडल रिलीजियस के अराउंड है। दोनों ही ट्रेंड ने एक नया डायरेक्शन दिया था इंडियन पॉलिटिक्स को, और जो रिलेशनशिप है रिलीजन और कास्ट पॉलिटिक्स में उसको और ज़्यादा क्लैरिफाई किया था। ठीक है, सोशल डिवीज़न देख लेते हैं। पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन रिलीजन एंड कास्ट ऑफन क्रिएट्स डिवीज़न विद इन सोसाइटी। कास्ट और रिलीजन के बेस पे जो पॉलिटिक्स होती है वो ऑब्वियसली सोसाइटी में डिवीज़न लेके आती है। टेंशन और मिसट्रस्ट होता है अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को लेके अलग अलग टेंशन जो होता है उसका फ़ायदा कौन उठाती है? पॉलिटिकल पार्टीज़ उठाती है, उनको अच्छा पॉलिटिकल गेन मिलता है और ये नेशनल यूनिटी को भी इम्पैक्ट करता है। डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। कुछ स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं कि जो कास्ट और रिलीजन पॉलिटिक्स है उसने कुछ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन दिया है, मतलब लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन इसके कारण हो गया है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटीज़ का जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो बढ़ गया है और इस डेमोक्रेसी को और ज़्यादा इंक्लूसिव बना दिया है। देयरफॉर इस फेनोमेनन को देयरफॉर दिस फिनोमेना इज़ ऑल्सो व्यूड एज हैविंग सर्टेन, इसका कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है। ऑब्वियसली बात है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है। इंक्लूसिव बढ़ेगा, इंक्लूसिवनेस बढ़ेगा तो पावर डिवीज़न भी तो क्या कहते हैं अनइक्वल हो जाएगा। तो कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है। उनको चांसेस मिलना ज़रूरी था समय के हिसाब से। अब क्या है कि पावर डिवीज़न अगर इनइक्वल हो रहा है तो रिफॉर्म लाना भी ज़रूरी है। तो यही पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट स्कॉलर्स बोलते हैं। सेक्युलरिज्म देखते हैं इंडिया में और उसके रिगार्डिंग एसोसिएटेड डिबेट्स देखते हैं। मीनिंग ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म का मीनिंग समझते हैं। इंडियन सेक्युलरिज्म डज नॉट सिग्निफाई ऑपोजिशन टू रिलीजन, रैदर इट इम्प्लाई। इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है, रैदर ये मानता है कि सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। द स्टेट को है वो किसी भी किसी सिंगल रिलीजन को स्पेशल पैट्रोनेज नहीं मिलने चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन सभी सिटीज़न को रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड करे। ये इंडियन सेक्युलरिज्म का कोर स्पिरिट है बेसिकली। डिफरेंस क्या है वेस्टर्न और इंडियन पर्सपेक्टिव में? वेस्टर्न नेशन में सेक्युलरिज्म एक कंप्लीट स्टेट और रिलीजन कंप्लीट सेपरेशन माना जाता है, जहाँ पे इंडिया में ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाती है कि इक्वल डिस्टेंस और इक्वल रिस्पेक्ट बना रहे सभी रिलीजन्स में। और इंडियन मॉडल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैग्मेटिक और प्लूरलिस्ट कंसिडर किया जाता है। और इंडियन सोसाइटी में जो डाइवर्सिटी है उसके साथ साथ ये भी खूब इवॉल्व हुआ है। ठीक है, अब की कंट्रोवर्सीज़ और इश्यूज़ देखते हैं। इश्यूज सच एज यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, religious based reservation, personal laws, dispute concerning religious sites have been central to the debate on secularism. सेक्युलरिज्म के इन सब के सेक्युलरिज्म के अराउंड इन सब टॉपिक पर डिबेट हमेशा चलते रहता है। ठीक है, अब पॉलिटिकल पार्टीज इन सारे इश्यूज़ का खूब फ़ायदा उठाती है वोट बैंक पॉलिटिक्स करने के लिए और रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट द इम्पार्शियलिटीज़ ऑफ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म के नाम पे जो इम्पार्शियलिटीज़ हो रहा है इससे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जो भी आइडियोलॉजिकल ड्रिफ्ट सोसाइटी में इंक्रीज़ हो रहा है। ये इन सब का होता है ना कि इन सब का इंक्रीज़ हमें देखने मिल रहा है सोसाइटी में, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जिसको हमने वोट बैंक पॉलिटिक्स की तरह यूज़ कर रही हैं। तो देख ये है ऐसा है यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, अब चैलेंजेस देखते, कम्युनलिज्म का चैलेंजेस क्या है। इंडिया ने बहुत सारे कम्युनल रायट्स, रिलीजियस टेंशन टाइम टू टाइम विटनेस किया है। टेंशन अराइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इसके बेसिस पे जो भी टेंशन होता है वो सोशल हार्मनी को हमेशा डिस्टर्ब करता है, इम्पैक्ट करता है।
और जब भी ये होता है तो जो भी सेक्युलरिज्म है उसके इफ़ेक्टिवनेस को हमेशा उस पर सवाल किया जाता है, क्या सेक्युलरिज्म इफ़ेक्टिवली इंडिया में सरवाइव कर रहा है, क्या सेक्युलरिज्म इफ़ेक्टिव है इंडिया में, ये सवाल हमेशा उठता है जब भी कम्युनल टेंशन होती है। इसके बावजूद कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी ने बैलेंस बनाने का हमेशा कोशिश किया है और बैलेंस बनाया है। अब जुडिशरी का और कॉन्स्टिट्यूशन का रोल देखते हैं। इंडियन जुडिशरी सेक्युलरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर कंसिडर करती है, इंटीग्रल पार्ट कंसिडर करती है। बहुत सारे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने रिलीजियस फ्रीडम और इक्वालिटी को अपहेल्ड किया है और कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल राइट देती है सभी सिटीजन्स को। इससे सेक्युलर फ्रेमवर्क जो है और ज़्यादा स्ट्रेंथन होता है। क्या सेक्युलरिज्म सक्सेसफुल हो पाया है कम्युनल इशू को रिजॉल्व करने में? स्ट्रेंथनिंग नेशनल यूनिटी, सेक्युलरिज्म हैज़ सॉट टू बाइंड इंडिया की डाइवर्सिटी को यूनिटी में लाने में सेक्युलरिज्म थोड़ा बहुत सक्सेसफुल तो हो पाया है। द पॉलिसी जो है वो सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इससे क्या हुआ है, इसका क्या फ़ायदा हुआ है? डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड बहुत सारी कम्युनिटीज़ को मिली और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनल यूनिटी को मेंटेन करने में। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, सेक्युलर सिस्टम जो है वो रिलीजियस फ्रीडम और कल्चरल राइट्स माइनॉरिटीज़ को प्रोवाइड किया है, फॉस्टरिंग देयर कॉन्फिडेंस, ताकि उनका डेमोक्रेटिक सेटअप में कॉन्फिडेंस बना रहे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैव बीन इनैक्टेड, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आए हैं एजुकेशन और कल्चर को बचा के रखने के लिए। इसको बहुत ही इंडियन डेमोक्रेसी का एक बहुत अच्छा अचीवमेंट माना जाता है। लिमिटेशंस और फेलियर्स देखते हैं। इन सब के बावजूद कम्युनल टेंशन और रायट्स जो भी रायट्स हैं वो कम्प्लीटली एलिमिनेट आज भी नहीं हो पाए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ इसको आज भी एक्सप्लॉइट करती है रिलीजियस सेंटिमेंट्स को वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। और जो सेक्युलरिज्म है उसको बहुत ही इम्पार्शियल बना देती है। इससे क्या होता है कि उसका इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाता है। अब सोशल अवेयरनेस का नीड क्या क्या है? कम्युनल इशू जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के थ्रू अकेले सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं है। सोशल अवेयरनेस, एजुकेशन और टॉलरेंस, ये सारी चीज़ें इक्वली एसेंशियल है। इक्वल म्यूचुअल ट्रस्ट और डायलॉग्स के थ्रू हम सोसाइटी में होता है ना कि सेक्युलरिज्म के स्पिरिट को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक सिग्निफिकेंस देखते हैं। सेक्युलरिज्म इज़ कंसिडर द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम टू सारे सिटीजन को। बहुत सारे चैलेंजेस के बावजूद इसने डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्टेबल रखने में सक्सेसफुल हुआ है, इसलिए इसको आज भी बहुत, इसका सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन में भी। कंक्लूज़न में आप लिख देना कैसे पॉलिटिक्स, रिलीजन और कास्ट बेसिस पे इंडिया में डीपली रूटेड है और तो कैसे मतलब इन्फ्लुएंस करता है, उसके बाद सेक्युलरिज्म का क्या सिग्निफिकेंस है, ये लिखते हुए आप अपना कंक्लूज़न ख़त्म कर लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। चेंजिंग ट्रेंड बताने में, पार्टी सिस्टम में जो भी चेंजेस आ रहे हैं इंडिया में उसके बारे में बात करना है और कैसे इसने गवर्नेंस प्रोसेस को अल्टर किया है। और डू यू अग्री दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पार्टी सिस्टम इन इंडिया हैज स्ट्रेंथेंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? प्रेजेंट आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। पार्टी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी में। इन द ईयर्स इमीडिएटली फॉलोइंग इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद इंडिया ने बहुत सारे फेजेस देखे, सिंगल पार्टी डोमिनेंस से लेते हुए उसके बाद मल्टी पार्टी आना और भी चीज़ें। तो इंडियन पॉलिटिक्स बहुत सारे चेंजेस फेस किया ओवर द टाइम। रीजनल पार्टी का बढ़ना, कोalition पॉलिटिक्स, कास्ट एंड रीजन बेस्ड पॉलिटिक्स, मल्टी पार्टी कंपटीशन ने नेचर मतलब पार्टी सिस्टम के नेचर में खूब चेंजेस देखा है। ठीक है, पार्टी सिस्टम का नेचर ने खूब चेंजेस देखा है। ये चेंजेस जो है उसने गवर्नेंस प्रोसेस को बहुत इफेक्ट किया है, इम्पैक्ट किया है।
किस किस चीज़ों में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, सेंटर स्टेट रिलेशन, इन सारी चीज़ों को खूब अफेक्ट किया, इम्पैक्ट किया है। कोalition पॉलिटिक्स जो है, इन पर्टिकुलर कोalition पॉलिटिक्स जो है उन्हें स्पेशली एक नया डायरेक्शन दिया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मीन्स कि स्टेट, सेंटर और जो रीजनल गवर्नमेंट होती हैं इनमें जो कोऑपरेशन होता है बेसिकली, इसी को, इनमें जो पावर जो इक्वली डिवाइडेड रहता है वो फेडरलिज्म होता है, और इनमें कोऑपरेशन तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसीलिए स्टडिंग द इवॉल्विंग नेचर ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चेंजिंग ट्रेंड देखते हैं, सिंगल पार्टी डोमिनेंस का ख़त्म होना। बहुत सारे डिकेड्स हमने देखा है इंडिपेंडेंस के बाद एक सिंगल पार्टी डोमिनेंट रही, लेकिन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो सेंट्रल फोर्स रही नेशनल पॉलिटिक्स में। लेकिन 1967 के बाद जो अपोजिशन पार्टी है उसका स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ने लगा। इससे क्या हुआ कि मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन इंडियन पॉलिटिक्स में ग्रो करने लगा। ठीक है, अब राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, इसके ओवर द टाइम बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ आई बहुत सारे अलग अलग स्टेट में। इन पार्टीज़ ने लोकल लैंग्वेज, कल्चर और रीजनल इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी। तो रीजनल पार्टी का जो इन्फ्लुएंस है वो भी कुछ स्टेट में खूब बढ़ा, जैसे कि साउथ इंडिया, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में, अल्टरिंग द लैंडस्केप ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स। नेशनल पॉलिटिक्स के लैंडस्केप को कम्प्लीटली इस चीज़ ने बदल दिया, नेशनल पॉलिटिक्स की कहानी को। अब इवोल्यूशन देखते हैं कोalition पॉलिटिक्स। जो कोalition गवर्नमेंट का एरा है वो 1989 में स्टार्ट हुआ एज कोई भी सिंगल पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सिक्योर करने में फेल हुई, तो मल्टी पार्टीज़ ने गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए फोर्सेस हाथ में हाथ मिलाया, और कोalition पॉलिटिक्स जो है वो कल्चर ऑफ कॉन्सेंसस और पार्टनरशिप के बेसिस पे कोalition पॉलिटिक्स हुई। इससे क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर के वर्किंग स्टाइल में और सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्किंग स्टाइल में बहुत चेंजेस आया। कास्ट एंड आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, जो कास्ट और जो सोशल आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स है वो इंडियन पॉलिटिक्स में बढ़ ही रहा है। बैकवर्ड क्लासेस, दलित्स और रीजनल कम्युनिटीज़ अपने आप को पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज करती थी और अपना पार्टिसिपेशन धीरे धीरे इंक्रीज़ किया। इससे डेमोक्रेसी में और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स बढ़े हैं। और आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स कभी कभी देखो रिप्रेजेंटेटिव्स तो बढ़े हैं, है ना, इनका पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, लेकिन कभी कभी आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स जो है वो सोशल डिवीज़न का कारण बन जाता है, जो कि अभी हम इंडिया में देख सकते हैं। नेशनल और रीजनल पार्टी के बीच में बैलेंस, आज जो नेशनल और रीजनल पार्टी है दोनों इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेशनल पार्टीज़ है वो ब्रॉड इश्यूज़ पे फोकस करती है, जहाँ पे रीजनल पार्टीज़ जो है वो लोकल कंसर्न जैसे के इश्यूज़ पे क्वेश्चन रेज करती है, लोकल कंसर्न रेज करती है। जो इससे क्या होता है कि बहुत सारे लेवल्स पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो इंश्योर हो पाता है डेमोक्रेसी में। और इंडियन जो पार्टी सिस्टम है और ज़्यादा ये मल्टी डायमेंशनल हो गया है। अब पार्टी सिस्टम में चेंजेस देखते हैं और उसका इम्पैक्ट क्या है गवर्नेंस प्रोसेस पे। चेंजेस इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कोalition गवर्नमेंट में डिसीजन जो है वो कंसेंसस, सबके मतलब मिला जुला के पे डिसीजन बनाया जाता है। इससे क्या होता है कि व्यू और इंटरेस्ट जो कोalition पार्टनर होता है उसको देखते हुए होता है। तो इससे क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो जाता है। लेकिन इसका एक कॉन भी है कि डिसीजन मेकिंग डिले भी हो जाता है या फिर स्लो हो जाता है। अब डिक्लाइन इन द सेंटर्स पावर, ड्यूरिंग द सिंगल पार्टी डोमिनेंस का जब एरा था तो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत एक्सट्रीमली पावरफुल थी, लेकिन जैसे जैसे रीजनल पार्टीज़ का राइज हुआ तो कोalition पॉलिटिक्स इंक्रीज़ हो गई एंड इससे स्टेट का इम्पोर्टेंस भी इंक्रीज़ हो गया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको स्टेट के जो डिमांड और इंटरेस्ट है उसको मतलब होता है ना, उसको और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना पड़ा। इससे क्या हुआ कि फेडरल बैलेंस और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ। ठीक है, अब डाइवर्सिटी देखते हैं पॉलिसी मेकिंग में। चेंजेस इन द पार्टी सिस्टम लेड टू इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन ऑफ वेरियस सेक्शंस। पार्टी सिस्टम में जो भी चेंजेस आया, बहुत सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने पार्टिसिपेट किया, रीजन्स ने पार्टिसिपेट किया किस चीज़ में, पॉलिसी मेकिंग में। रीजनल इशूज़ और जो भी लोकल नीड्स थे वो नेशनल पॉलिसी में इंकॉर्पोरेट होने लगे। इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो और ज़्यादा इंक्लूसिव हो गई और इससे डेमोक्रेटिक पार्टी रिप्रेजेंटेशन भी स्ट्रेंथन हुआ। अब मैं आपसे गिव अवे का क्वेश्चन पूछूंगी। पहला क्वेश्चन अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना।
हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में लिख देना। अब डी पे आते हैं। प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या है? प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो ये प्रॉब्लम अराइज हुआ, कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फेस करती है। कांस्टेंट रिस्क रहता है गवर्नमेंट कोलैप्स करने का। अगर अलाई पार्टी गलती से भी सपोर्ट अपना विड्रॉ कर ले तो गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाएगी, इसका कांस्टेंट रिस्क रहता है। दिस क्रिएटेड लॉन्ग टर्म पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना इसके कारण डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलता रहता है। एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन देखते हैं। पार्टी सिस्टम में जो भी चेंजेस आया है वो बहुत सारे सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन को अपॉर्चुनिटी मिली है पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर पाने की, जैसे बैकवर्ड क्लास, रीजनल कम्युनिटीज़, माइनॉरिटी ग्रुप्स जो है वो और ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव हो गए। इससे क्या हुआ है कि जो डेमोक्रेसी का सोशल बेस है वो और ज़्यादा उसका सोशल बेस जो है वो और ज़्यादा एक्सपेंड किया है और इंडियन पॉलिटिक्स में और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स बढ़ गए हैं। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और पार्टी सिस्टम समझते हैं। मीनिंग क्या होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रेफर्स टू अ रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर और स्टेट बेस्ड ऑन कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के बेस पे सेंटर और स्टेट में जो रिलेशनशिप होता है उसी को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं। इस सिस्टम में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो दोनों ही लेवल पे होती है वो नेशनल डेवलपमेंट के लिए साथ में काम करती है, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो वो एक फेडरल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करे हुए है, इसीलिए कोऑपरेटिव रिलेशनशिप जो है वो एसेंशियल माना जाता है। रोल ऑफ रीजनल पार्टीज़, जो रीजनल पार्टीज़ है, राइज ऑफ रीजनल पार्टी जो है वो स्टेट का वॉइस को स्ट्रेंथन करता है किस नेशनल लेवल पे, और रीजनल पार्टी जो है वो कोalition गवर्नमेंट में रीजनल पार्टी जो है मतलब इनका जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ रहा है। कॉन्सिक्वेंटली जो डिमांड और इशू होता है स्टेट का वो उसको ज़्यादा अटेंशन मिलती है, इससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और ज़्यादा रीइंफोर्स होता है। नीति आयोग और इंटर स्टेट कोऑपरेशन, कुछ अभी रिसेंट सालों में सेंटर और स्टेट के बीच में जो कोऑपरेशन है उसको खूब इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करा गया है, एम्फेसिस डाला गया है। स्टेट जो है वो पॉलिसी मेकिंग में भी इन्वॉल्व है नीति आयोग जैसे इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। इससे क्या हुआ है कि जॉइंट डेवलपमेंट का जो स्पिरिट है, सबका साथ सबका विकास, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आया है, जिससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी स्ट्रेंथन हुआ है। ठीक है, चैलेंजेस क्या है? पॉलिटिकल डिफरेंसेस सेंटर और स्टेट में कभी कभी बढ़ जाते हैं, या फिर कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन आ जाता है अगर दोनों गवर्नमेंट अलग अलग लेवल पे काम कर रही है। मतलब दोनों गवर्नमेंट अलग अलग लेवल पे, मतलब अलग अलग पार्टीज़ है, स्टेट में अलग है, सेंटर में अलग है। और डिस्प्यूट भी आ जाता है रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में, इनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसके लिए भी डिस्प्यूट होने लगता है। इससे क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मेजर चैलेंजेस है। ठीक है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन देखेंगे। जो भी पार्टी सिस्टम में चेंजेस हमने आज तक देखा है उसने इंडियन फेडरलिज्म को और ज़्यादा डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटरी बना दिया है। जो रोल और सिग्निफिकेंस स्टेट का है वो और ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन पॉलिटिकल कंपटीशन भी इसी के साथ साथ बढ़ गया है, जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको ये जनरली क्या लेके चलते हैं कि इसने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को खूब स्ट्रेंथन किया है। कंक्लूज़न में आप पहले पार्टी सिस्टम का नेचर लिख लेना, क्या क्या शिफ्ट देखा है, फिर मल्टी पार्टी और सिंगल पार्टी और कोलिशन पार्टी, इन सब का आप लिख सकते हो कि क्या रोल क्या है, फ़ायदा क्या है। फिर आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में लिख के अपना कंक्लूज़न कंप्लीट कर लेना। यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंटल, वेलफेयर एंड रेगुलेटरी स्टेट? इन तीनों से आप क्या समझते हैं? एनालाइज द नेचर ऑफ द स्टेट इन इंडिया। इंडिया में स्टेट का नेचर क्या है वो एनालाइज करना है। डू यू थिंक दैट इंडिया रिमेन्स फंडामेंटली अ वेलफेयर स्टेट इवन आफ्टर द रिकन्स्ट्रक्टिंग ऑफ इट्स इकोनॉमी? चलो, मॉडर्न स्टेट इज़ नो लॉन्गर लिमिटेड टू मेयरली मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। जो मॉडर्न स्टेट है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने तक ही लिमिटेड नहीं है।
टुडे जो स्टेट का जो परफॉर्म है वो स्टेट जो है बहुत सारे रोल्स प्ले करती है, जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सोशल जस्टिस इंश्योर करने में, पब्लिक वेलफेयर प्रमोट करने में और मार्केट रेगुलेट करने में। इन सब के बेसिस पे, इन सारे फंक्शंस के बेसिस पे कॉन्सेप्ट्स जैसे कि डेवलपमेंटल स्टेट, वेलफेयर स्टेट और रेगुलेटरी स्टेट धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने डेमोक्रेटिक एंड वेलफेयर स्टेट की पॉलिसी अडॉप्ट करी थी, लेकिन समय के साथ जो स्टेट का रोल है वो क्या कहते हैं, चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कारण। द इंडियन स्टेट कंटिन्यूज टू स्ट्राइव टू बैलेंस जो डेवलपमेंट और पब्लिक वेलफेयर है, इन दोनों के बीच में इंडिया जो है वो बैलेंस बनाने का कोशिश करते रहता है। दोनों के बीच में हसल बसल चलती रहती है। अब कॉन्सेप्ट समझते, डेवलपमेंटल वेलफेयर एंड रेगुलेटरी स्टेट का क्या कॉन्सेप्ट है, मीनिंग क्या है डेवलपमेंटल स्टेट का, पहले ये देखते हैं। डेवलपमेंट स्टेट जो वैसा स्टेट है जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रायोरिटाइज करता है। सच ए स्टेट स्टीज द कोर्स ऑफ जो स्टेट्स है वो प्लान्स और पॉलिसीज़ के थ्रू स्टेट के डेवलपमेंट्स पे मतलब कोशिश करता है। इन इंडिया में जो कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंटल स्टेट का, वो इंडिपेंडेंस के बाद जो 5 ईयर प्लान आया था उसमें अडॉप्ट किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस और सेल्फ रिलायंस, स्वराज, ये दोनों अचीव करना होता है। ठीक है। अब वेलफेयर स्टेट का मीनिंग क्या होता है? जो स्टेट है वो सोशल और इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ इट्स सिटीज़न पे ज़्यादा फोकस्ड रहता है। ये ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट और सोशल सिक्योरिटी में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, ताकि इकोनॉमिक और सोशल वेलबींग सिटीज़न का मेंटेन रहे। जो DPSP है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसी कॉन्सेप्ट को रीइंफोर्स करता है और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है सोशल जस्टिस और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना सबको। ठीक है। अब रेगुलेटरी स्टेट का मीनिंग क्या होता है? जो रेगुलेटरी स्टेट होती है, इसका जो मेन मोटो होता है वो मार्केट को कंट्रोल करना होता है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना होता है। ये रूल्स बनाती है, रूल्स बनाती है किन के लिए? जो भी कंज्यूमर, वर्कर और जो पब्लिक है उनके इंटरेस्ट के अराउंड। ठीक है, इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज़ इन इंडिया इंक्रीज। लिबरलाइजेशन के बाद जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है, इसका इम्पोर्टेंस इंडिया में इंक्रीज़ हो गया है और जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो इस्टेब्लिश हुआ है कुछ सेक्टर्स में, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड इन्वायरमेंट। ठीक है। अब इंटर रिलेशनशिप ऑफ द 3 कॉन्सेप्ट, डेवलपमेंट, वेलफेयर और रेगुलेटरी स्टेट कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ये देखते हैं। वेलफेयर जो है वो पॉसिबल नहीं है डेवलपमेंट के बिना, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो बिना रेगुलेशन के किसी भी वक्त बढ़ सकती है। तो इसीलिए जो मॉडर्न स्टेट है वो इन सब के बीच में इन तीनों के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है और इंडिया में एक मॉडल फॉलो करता है। सिग्निफिकेंस इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडिया एक बहुत ही वास्ट और डाइवर्स कंट्री है, तो इसमें स्टेट का रोल बहुत एसेंशियल है, दोनों डेवलपमेंट के लिए भी और वेलफेयर के लिए भी। तो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और सोशल इनइक्वालिटी, इन सबको एड्रेस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो इंडिया का जो इंडियन स्टेट का जो नेचर है वो मल्टी डायमेंशनल कंसिडर किया जाता है, मल्टी डायमेंशनल। और ये क्या कहते हैं, डेवलपमेंट, वेलफेयर और रेगुलेशन, इन सब एलिमेंट्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है। अब नेचर देखते हैं स्टेट का क्या है। उससे पहले हम गिव अवे का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हु इज़ द हेड ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया? हु इज़ द हेड ऑफ जुडिशरी इन इंडिया? इसका आंसर आप कमेंट में बताना। ठीक है। द नेचर ऑफ द स्टेट इन इंडिया, तो डेवलपमेंटल स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉलोइंग इंडिपेंडेंस देखा जाए तो इंडिया ने एक पॉलिसी अडॉप्ट करी थी प्लान्ड डेवलपमेंट की। ठीक है। जो पब्लिक सेक्टर था उसको प्रमोट किया गया था और एम्फेसिस इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे दिया गया था। तो स्टेट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, ताकि जो इंडिया में डेवलपमेंटल स्टेट स्टैब्लिश किया जा सके। ठीक है। अब वेलफेयर पॉलिसीज़ इंडिया में क्या कहते हैं, इंडिया जो है वो एजुकेशन, हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी पे इंडिया का जो स्टेट है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहता है। बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए गए गरीब और वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों के लिए। पॉलिसीज़ जैसे कि रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, फूड सिक्योरिटी, रिजर्वेशन, ये सारी चीज़ें प्रमोट करती है सोशल जस्टिस को। इससे जो कॉन्सेप्ट है वेलफेयर स्टेट का वो स्ट्रेंथन होता है। अब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आफ्टर 91, पॉलिसीज़ ऑफ
इकोनॉमिक रिफॉर्म और लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज़ 1991 में अडॉप्ट हुई थी। तो जो प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है एनकरेज करने के लिए, इससे क्या हुआ था कि स्टेट का जो डायरेक्ट इकोनॉमिक रोल है वो कम हो गया था। हाउएवर जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है उसका जो इम्पोर्टेंस है वो इंक्रीज़ हो गया था। तो उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ जो ये रेगुलेटरी बॉडीज़ जो इनका इम्पोर्टेंस इंक्रीज़ हुआ है, इसका इवोल्यूशन देखते हैं। लिबरलाइजेशन के बाद जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ स्टैब्लिश करी ट्रांसपेरेंसी और बैलेंस मार्केट में बनाए रखने के लिए। कंज्यूमर राइट और कंपटीशन दोनों को ही प्रमोट किया। इससे क्या हुआ कि स्टेट का जो रोल है वो मतलब कि रेगुलेटर और एज अ गाइड जो है ना वो ओवर द टाइम इवॉल्व हुआ। ठीक है। डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कैरेक्टर, जो इंडिया स्टेट है वो डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ पे बनाया गया था, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो emphasize the establishment of social, economic and political justice। स्टेट पॉलिसी जो है वो इस फोकस के साथ बनाई गई थी कि इक्वालिटी और पब्लिक वेलफेयर मेंटेन रहे, उसको फोकस में लेके बनाया था। ये इंडियन स्टेट का रिफ्लेक्ट करता है फंडामेंटल नेचर। ठीक है। क्या इंडिया आज भी वेलफेयर स्टेट है? कॉन्टीन्यूटी ऑफ पब्लिक वेलफेयर स्कीम, बहुत सारे पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स जो है वो आज भी इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद आज भी है। गवर्नमेंट जो है उसमें एक्टिव रोल प्ले करती है, जैसे एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, फूड सिक्योरिटी और रूरल डेवलपमेंट में स्पेशल स्कीम्स आते रहते हैं पुअर गरीब लोगों के लिए। और ये बताता है कि वेलफेयर ओरिएंटेड अप्रोच आज भी एग्जिस्ट करता है। सोशल जस्टिस पे एम्फेसिस, रिजर्वेशन पॉलिसीज़, वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स दिखाते हैं कि जो वेलफेयर नेचर स्टेट का, मतलब वेलफेयर स्टेट नेचर का आज भी दिखाते हैं। जो गवर्नमेंट है वो सोशल इनइक्वालिटी रिड्यूस करने पे काम करती है, और जो DPSP है वो DPSP कंटिन्यू टू गाइड स्टेट पॉलिसीज़, आज भी स्टेट पॉलिसीज़ को गाइड कर रहा है। इससे जो सोशल जस्टिस का जो स्पिरिट है वो स्ट्रेंथन होता है। तो ये सारी चीज़ें दिखाती है कि आज भी ये वेलफेयर ओरिएंटेड अप्रोच जो है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। इम्पैक्ट ऑन द मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, द रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट सेक्टर का रोल है वो धीरे धीरे लिबरलाइजेशन के बाद एक्सपेंड किया है। जो गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है वो बहुत सारे सेक्टर्स में कम हो गया है, और इसका कॉन्सिक्वेंस यह है कि कुछ लोगों का मानना है कि स्टेट्स का जो वेलफेयर रोल है वो कमज़ोर हुआ है। इश्यूज़ जैसे कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई है। ठीक है। अब स्टेट ऑफ मिक्स्ड नेचर देखते हैं। आज इंडिया एक प्योरली ना ही सोशलिस्ट स्टेट है, ना ही एक फ्री मार्केट बेस्ड स्टेट है। इंडियन का जो स्टेट है वो दोनों के बीच में डेवलपमेंट, वेलफेयर और मार्केट रिफॉर्म, इन सब के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। इसीलिए इसके नेचर को हम मिक्स्ड कहेंगे। मिक्स्ड कैन बी अडॉप्टेड, इट हैज़ इवॉल्व इन अलाइनमेंट विथ मॉडर्न मतलब मॉडर्न सर्कमस्टांसेस, मॉडर्न सिचुएशन के साथ साथ ये इवॉल्व किया है। ठीक है। क्रिटिकल इवोल्यूशन, कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि लिबरलाइजेशन जो है वो रिच और पुअर के बीच में गैप को इंक्रीज़ कर दिया है। कन्वर्सली कुछ लोगों का मानना है कि इकोनॉमिक वेलफेयर और जो इकोनॉमिक ग्रोथ और वेलफेयर है वो एक साथ चल सकते हैं। इंडिया हैज़ एंडेवर्ड टू स्ट्राइक, इंडिया ने इन दोनों के बीच में इंडिया में कोशिश चलते रहती है बैलेंस बनाने की, और इंडिया फंडामेंटली तो आज भी वेलफेयर स्टेट ही है। कंक्लूजन आप लिख लेना, इन तीनों के बीच में डिफरेंस डाल के लिख लेना, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद का सीन क्या लिख लेना, फिर उसके बाद इंडिया आज भी वेलफेयर है कि नहीं है, क्यों है, ये कुछ आप ऐसे कंक्लूजन लिख के कंक्लूड कर लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखूँगी, ब्रीफली डिस्कस द की इशूज़ रेज बाय फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया ओवर द लास्ट 2 डिकेड। लास्ट 2 डिकेड्स में जो फार्मर मूवमेंट्स हुए हैं इंडिया में, उसमें क्या क्या इशूज़ देखने को मिले हैं, क्या क्या इश्यूज़ फार्मर्स ने राइज़ करे हैं, और क्या वो अपने डिमांड को पूरा कर पाने में सक्सेसफुल हुए हैं, ये आपको करना है। और हाउ डू यू परसीव द डिमांड ऑफ इन्वायरमेंटल मूवमेंट टू रिवाइज द डिस्कोर्स ऑन डेवलपमेंट इन इंडिया, एक्सप्लेन। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इंडिया जो है वो शुरू से अग्रेरियन नेशन रहा है विद अ लार्ज पॉपुलेशन। जो अग्रेरियन नेशन मीन्स कि जो मतलब ऐसी कंट्री जिसकी जो इकोनॉमी और जो सोसाइटी होती है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है।
एग्रीकल्चर फार्मिंग जो होता है वो उसका क्या कहते हैं इकोनॉमी में लार्ज शेयर होता है, उसको अग्रेरियन नेशन कहते हैं, ठीक है। तो जो लार्ज पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। 2 डिकेड से फार्मर जो है बहुत सारे इश्यूज फेस करे, जैसे राइजिंग कॉस्ट, फिर इंडेप्टनेस, फिर लो क्रॉप प्राइसेस और नेचुरल कैलामिटीज़। ये सर्कमस्टांसेस जो है वो बहुत सारे, इन सर्कमस्टांसेस के कारण बहुत सारे फार्मर्स मूवमेंट हुए हैं, और साथ साथ में इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स भी हुए हैं, जिसने क्या कहते हैं डेवलपमेंट का जो कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट है उसको इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स ने चैलेंज किया है। ये मूवमेंट्स ने जो है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या कहते हैं इन बेसिकली इनका इन जो ये जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स हुए हैं इनका इन्होंने क्वेश्चन किया है कि क्या इंडस्ट्रियल ग्रोथ अकेला ही क्या कहते हैं एक मेजर है या फिर एक बेंचमार्क है प्रोग्रेस के लिए बेसिकली। तो कॉन्सिक्वेंटली फार्मर्स और इन्वायरमेंटल मूवमेंट जो है वो बहुत सारा सीरियस डिबेट लेकर आए हैं इंडिया के डेवलपमेंट मॉडल के रिगार्डिंग, ठीक है। की इश्यूज़ क्या है फार्मर मूवमेंट के, डिमांड फॉर MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब प्राइमरी डिमांड फॉर फार्मर के मतलब फेयर क्रॉप प्राइस रहे, ये डिमांड फार्मर्स का प्राइमरीली रहा है। फार्मर्स क्या कहते हैं का कहना है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और उनको रिटर्न उतना अच्छा नहीं मिलता अपने प्रोड्यूस के हिसाब से। इससे क्या हुआ है कि उनको मतलब उनका डिमांड है कि हम उनको लीगल गारंटी मिलनी चाहिए MSP की। इससे क्या होगा कि ये इशू जो है वो सेंट्रल पिलर बन गया है फार्मर मूवमेंट का रिसेंटली में, ठीक है। डेप्ट और इकोनॉमिक क्राइसिस, बहुत सारे फार्मर्स ने ये क्या कहते हैं बहुत सारे फार्मर्स के ऊपर बहुत सारे डेप्ट हैं, कर्जदार हो गए हैं, उनका इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट हुआ है किन किन रीजंस के कारण, नेचुरल डिजास्टर या फिर क्रॉप फेलियर्स के कारण। इससे फार्मर का जो सुसाइड है वो एक सीरियस सोशल इशू बन गया है बहुत सारे स्टेट में। इससे क्या है कि कॉन्सिक्वेंटली डिमांड फॉर लोन वेवर्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस वेयर ये सब चीज़ें कॉन्सिक्वेंटली बढ़ी हैं, इंक्रीज हुई हैं। अब ऑपोजिशन टू फार्म लॉ, अब वाइड स्प्रेड बहुत एक फार्मर मूवमेंट हुआ था। फार्म लॉ जब पास हुआ था 2020 का, उसके अगेंस्ट फार्मर को डर था कि ये लॉ जो है वो मंडी सिस्टम को कमज़ोर कर देगा और जो MSP है उसके मैकेनिज़्म को भी कमज़ोर कर देगा। फॉलोइंग इससे क्या हुआ है कि बहुत लंबा प्रोटेस्ट चला और गवर्नमेंट को फाइनली लॉ वापस लेना पड़ा। इसको इंडियन फार्मर मूवमेंट का मेजर सक्सेस माना जाता है क्योंकि लॉ वापस ले लिया गवर्नमेंट ने। अब इशू रिगार्डिंग इरिगेशन और एग्रीकल्चर, बहुत सारे रीजन में फार्मर जो है वो बेसिक अमेनिटीज़ का शॉर्टेज भी फेस कर रहे हैं, जैसे कि इरिगेशन फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी और क्वालिटी ऑफ सीड्स। जो एग्रीकल्चर कॉस्ट बढ़ रहा है वो क्या कर रहा है कि स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर है उनको खूब अफेक्ट करता है और फार्मर्स जो है वो और ज़्यादा अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज़ और सब्सिडीज़ की डिमांड रख रहे हैं। और ये क्या कहते हैं रूरल डेवलपमेंट में मतलब रूरल डेवलपमेंट का वन ऑफ द मेजर इशू भी है रूरल डेवलपमेंट का। इम्पैक्ट देखते हैं ग्लोबलाइजेशन का और मार्केट का क्या है। लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बाद एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो और ज़्यादा मार्केट डिपेंडेंट सेक्टर हो गया है। फॉरेन कंपटीशन और ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइवेट कंपनीज़ जो है मतलब फार्मर्स के बीच में एक इनसिक्योरिटीज़ बिल्ड करा है और वो गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन और सपोर्ट की डिमांड करते हैं और एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ पे कॉन्स्टेंटली डिबेट चलते रहता है इन सब रीजंस के कारण। सक्सेस एंड लिमिटेशन ऑफ फार्मर मूवमेंट का सक्सेस और लिमिटेशन क्या है। इंक्रीज फार्मर मूवमेंट हाइटेंड द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी। फार्मिंग कम्युनिटी का पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को खूब बूस्ट मिला बाय ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स। फार्मर ने अपना कंसर्न नेशनल लेवल पे फार्मर्स ने रेज किया और गवर्नमेंट और सोसाइटी का अटेंशन अग्रेरियन क्राइसिस की तरफ लेकर गए और जो फार्मर्स का रोल है रूरल पॉलिटिक्स में वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ, ठीक है। विड्रॉल ऑफ फार्म लॉ का विड्रॉ जो मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट रहेगा अभी का जो फार्मर मूवमेंट हुआ है उसका वो है कि विड्रॉल ऑफ द फार्म लॉ। सस्टेन पीसफुल एगिटेशन, जो एक बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था उसने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि वो फार्म लॉ वापस ले। इससे हम ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पावर दिखाता है ये जो पूरा फार्मर मूवमेंट हुआ था। फार्मर यूनिटी जो है वो नेशनल पॉलिटिक्स के लैंडस्केप को भी खूब चेंज किया
अब पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड स्कीम जैसे कि लोन वेवर्स या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस कुछ स्टेट में आए इम्प्लीमेंट हुए, और गवर्नमेंट ने बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स भी फार्मर्स के लिए लॉन्च किए, लेकिन जो सारा डिमांड है वो अभी भी नहीं पूरा हुआ है। और जैसे इश्यूज़ जैसे कि लीगल गारंटी और MSP, ये सारा सब्जेक्ट अभी भी इस पर अभी भी बैटल चल ही रहा है। लिमिटेशन ऑफ द मूवमेंट क्या है, फार्मर्स मूवमेंट जो है वो पूरे कंट्री में यूनिफॉर्मली नहीं ऑर्गेनाइज हुआ था, बहुत अलग अलग रीज़न से फार्मर्स और जो अलग अलग क्या कहते हैं क्रॉप्स उगाते हैं उन्होंने अलग अलग तरह की इश्यूज़ फेस करे। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी देखने को मिला इन सारे मूवमेंट्स में, इसलिए ये बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फॉर्ज अ, मतलब इन सारे रीजंस के कारण पूरा नेशनल फार्मर मूवमेंट ब्रॉड बेस्ड इसको बना पाना, उसको उतना नेशनल लेवल का बना पाना में बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई। क्यों? क्योंकि रीज़न और अलग अलग क्रॉप्स का वो हो गया, फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इन सारी चीज़ों के कारण। डेमोक्रेटिक सिग्निफिकेंस देखते हैं, फार्मर्स मूवमेंट जो है पब्लिक पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में उसको स्ट्रेंथन किया, और वो गवर्नमेंट पॉलिसी डीएक्टिवेटेड द प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, इसीलिए बॉस्टरिंग डेमोक्रेटिक डायलॉग। दीज मूवमेंट जो है वो स्पेशल सिग्निफिकेंस इंडियन डेमोक्रेसी में होल्ड करता है। अब इन्वायरमेंटल मूवमेंट एंड द डिस्कोर्स ऑन डेवलपमेंट देखते हैं, क्रिटिक ऑफ द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। इन्वायरमेंट मूवमेंट जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि क्या इंडस्ट्रियल और लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स जो है क्या वही अकेले अकेले दर्शाते कि डेवलपमेंट हो रहा है। इनडिस्क्रिमिनेट डेवलपमेंट के कारण फॉरेस्ट डैमेज होता है, वाटर रिसोर्सेज डैमेज होता है, लैंड डैमेज होता है, और लोकल कम्युनिटीज़ के लाइफ्स डैमेज होते हैं। इसीलिए डेवलपमेंट को है ना मतलब कि ह्यूमैनिटी और नेचर दोनों के बैलेंस से देख के और तब करना चाहिए। मेजर इन्वायरमेंटल मूवमेंट क्या होगा, सेवरल सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल मूवमेंट इंडिया में जो आज तक हुआ है उसमें हमारा सबसे पहले चिपको मूवमेंट आता है, जिसने फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे लड़ाई हुई थी उस टाइम पे, मतलब चिपको मूवमेंट हुआ था, बात हुई थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने सोशल और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ लार्ज डैम्स को क्या कहते हैं हाईलाइट किया था, और इन मूवमेंट्स ने नेशनल डिबेट डेवलपमेंट पॉलिसी के ऊपर नेशनल डिबेट भी छेड़ दिया था इन सारे मूवमेंट्स ने। आज भी चिपको मूवमेंट बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रोमिनेंट मूवमेंट है, आज भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट एंड सोशल जस्टिस देखते हैं, बहुत सारे पीपल को क्या कहते हैं रीलोकेट कर दिया जाता है लार्ज स्केल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के कारण। ट्राइबल और रूरल कम्युनिटीज़ को है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं, और इन्वायरमेंट मूवमेंट जो है इन्हीं सारे इश्यूज़ को हाईलाइट करता है, कैसे ये सारी इन डेवलपमेंट के कारण कैसे सोशल मतलब जस्टिस अफेक्ट हो रहा है, और ये डेवलपमेंट और ह्यूमन राइट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके डिस्कशन को भी इंटेंसिफाई करता है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या है। इन्वायरमेंटल मूवमेंट जो है वो मतलब इन्वायरमेंटल मूवमेंट जो है वो मतलब एम्फेसाइज करता है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीड है, डेवलपमेंट जो कि प्रेजेंट नीड को भी पूरा कर दे बिना रिसोर्सेज जो फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल है उसको कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना। एक इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में बैलेंस बना रहे, ताकि जो जिसको मॉडर्न डेवलपमेंट है वो भी अफेक्ट ना हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज भी अफेक्ट ना हो। अब इम्पैक्ट और सिग्निफिकेंस देखते हैं। इन्वायरमेंटल मूवमेंट जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। लॉ जैसे कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट या फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इनको बहुत प्रोमिनेंस मिली है, और इन्वायरमेंटल अवेयरनेस जो है वो सोसाइटी में धीरे धीरे और ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है, लीडिंग टू और ज़्यादा ह्यूमन और बैलेंस कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। ओके, कंक्लूजन में आप 2 डिकेड्स में जो फार्मर मूवमेंट्स हुआ है उसमें कि उनका इश्यूज़ आप लिख सकते हो, फिर वो विड्रॉ हुआ तो कैसे वो डेमोक्रेटिक मतलब सेटअप के लिए को स्ट्रेंथन करने जैसा एग्जाम्पल प्राइम एग्जाम्पल है। उसके बाद इन्वायरमेंटल मूवमेंट कैसे चैलेंज करता है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट लाना और उसको यूज़ करना कैसे, जो इन सारी चीज़ों को आप लिख के अपना कंक्लूजन लिख सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। डिस्कस द फंडामेंटल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल फीचर डिस्कस करना है, और ऐसे लिखना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मेन फीचर्स पे। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव और सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड में माना जाता है। ये कब आया था इफेक्ट में? जनवरी 26, 1950 को, और जिसने इंडिया को एक सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक
रिपब्लिक स्टैब्लिश किया था इंडिया को। सोवरेन मीन्स कि अपने डिसीजंस हमारे हाथ में हैं। सोशलिस्ट सोसाइटी है। सेक्युलर मीन्स कि सभी रिलीजन्स को इक्वल मिलेगा। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टैब्लिश करा था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को बारे में बताती है, बट ये एक आइडियल सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और लिबर्टी इन सब चीज़ों के बारे में भी बताती है। जो फ्रेमर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इंडियन सर्कमस्टांसेस और जो मतलब सिचुएशन है उसके हिसाब से ड्राफ्ट किया है। और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे वर्ल्ड से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करके उसके एक्सपीरियंसेस के बेस पे इसको ड्राफ्ट किया है। कॉन्सिक्वेंटली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें बहुत सारे सेवरल यूनिक एंड ओरिजिनल फीचर्स भी हैं इसके। अब देखते हैं स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड मोस्ट इलेबोरेटेड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर किया जाता है। इट कंटेन्स, ये बहुत ही मतलब कि गवर्नेंस, सिविल राइट्स, इन सब के बारे में बहुत डिटेल प्रोविजंस हैं इसमें। और जो फ्रेमर्स हैं उसको और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाया इंडिया के डाइवर्स सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। इसीलिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें दिए हुए हैं। ठीक है। यूनिटरी एलिमेंट विद द फेडरल सिस्टम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल सिस्टम अडॉप्ट करता है जिसमें पावर जो वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइडेड रहेगा। जो हाउएवर तब भी हालांकि सेंटर के पास स्टेट से इमरजेंसीज़ के टाइम पे ज़्यादा पावर होता है। तो ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि कैसे इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है यूनिटरी स्पिरिट के साथ। ये अरेंजमेंट नेशनल यूनिटी को स्ट्रेंथन करने में और मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं। इंडिया ने क्या कहते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया है। इस सिस्टम में जो प्रेसिडेंट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है और प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। ये गवर्नमेंट जो है वो लोकसभा के लिए से जवाबदेही रहती है उसकी, लोकसभा को उसको जवाबदेही देनी होती है और ये डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका स्पेशल एम्फेसिस है जुडिशरी के इंडिपेंडेंस पे। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन माना जाता है और जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर भी है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी मेंटेन रहे और सिटीजन्स राइट प्रोटेक्टेड रहे। अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना ही कम्प्लीटली रिजिड है ना ही कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल है। कुछ प्रोविजंस जो है वो अमेंडेड सिंपल मेजॉरिटी और को देखते हुए बनाए गए हैं, कुछ स्पेशल मेजॉरिटी को देखते हुए बनाए गए हैं। इससे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बदलते हुए समय के साथ अडाप्ट कर सके। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक सिग्निफिकेंट फीचर भी है। ठीक है, बहुत अडाप्टेबल है इस कारण से। डेमोक्रेटिक एंड सोशल फीचर्स देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिक्लेयर करता है कि इंडियन एक सोवरेन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। सोवरेन मीन्स कि इंडिया अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। इंडिया इज़ नॉट इन कंट्रोल ऑफ एनी अदर पावर। ठीक है, इंडिया इज़ अ सोवरेन स्टेट। जो पीपल है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद इलेक्ट करते हैं, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ये दर्शाता है। और जो स्टेट का हेड होता है इलेक्टेड, क्या कहते हैं, सक्सेशन हटा के, मतलब सक्सेशन हेरिडिटरी सक्सेशन प्रोसेस हटा के इंस्टीट जो स्टेट हेड होता है उसको इलेक्ट करती है पब्लिक। ठीक है, इससे क्या होता है कि डेमोक्रेसी की स्पिरिट और सोवरेनिटी दोनों ही मेंटेन रहती है। फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स देती है अपने सिटीजन को। इसमें प्रोमिनेंट जो है राइट टू इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं। ये राइट्स जो है वो लिबर्टी और डिग्निटी सिटीजन्स का और एंड द कोर्ट्स सेफगार्ड करती है और जो कोर्ट्स हैं उनके प्रोटेक्शन को गारंटी देता है। अब डीपीएसपी देखते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है डीपीएसपी को भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी भी है और इसका जो ऑब्जेक्टिव है एक वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश करना जहाँ सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के बेसिस पे। ऑल्दो क्या कहते हैं वो कोर्ट इसको इन्फोर्स नहीं करती है, बट ये गवर्नेंस के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम करता है और रिफ्लेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट टू सोशल जस्टिस के टुवर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है उसको दर्शाता है। सेक्युलरिज्म। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सभी रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट देता है और कोई भी स्पेशल पैट्रोनेज नहीं मिलता है सिंगल रिलीजन को और सभी सिटीजन्स के पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। ये अरेंजमेंट जो है वो इंडियन के मल्टी रिलीजियस कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट है। यूनिवर्सल एडल्ट राइट्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट टू वोट सभी एडल्ट सिटीज़न को प्रोवाइड करता है।
इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट रिलीजन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जेंडर और प्रॉपर्टी के बेसिस पे भी। इससे जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है वो डेमोक्रेसी में इंक्रीज़ होता है और इसको बहुत सिग्निफिकेंट अचीवमेंट माना जाता है इंडियन डेमोक्रेसी का। अदर इम्पॉर्टेंट फीचर्स पे बात करेंगे, सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया के पास एक सिस्टम है सिंगल सिटीजनशिप का, दैट मीन्स कि जो भी सिटीजन्स हैं इंडिया में उसको इंडियन सिटीजन कहा जाएगा, उससे उनके स्टेट कहाँ पे रहते हैं, किस स्टेट में रहते हैं, उसके बावजूद वो इंडियन सिटीजन्स ही कहलाएंगे। जैसे कोई हरियाणा से है या फिर कोई क्या कहते हैं दिल्ली से है या फिर कोई राजस्थान से है, वो सब के सब साथ में वहाँ के जो सिटीजन्स हैं सब इंडियन सिटीज़न हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, नेशनल यूनिटी स्ट्रेंथन होता है और ये इंडियन यूनियन का की फीचर है। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड्स फॉर एन इलेक्शन कमीशन टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये बॉडी जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेसेस को देखती है, ECI। इससे क्या होता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम पे की क्रेडिबिलिटी मेंटेन रहती है और जो इलेक्शन का फेयरनेस है वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। फेयर इलेक्शन। इमरजेंसी प्रोविज़न, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोविज़न्स कंटेन करता है नेशनल क्राइसिस में डील करने के लिए भी इसमें प्रोविज़न्स है बेसिकली। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन या इंटरनल डिस्टर्बेंस के टाइम पे स्पेशल पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है नेशनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी मेंटेन करना, लेकिन इसके पोटेंशियल मिसयूज़ के अराउंड जो कंसर्न है वो चलते रहते हैं। स्पिरिट ऑफ सोशल जस्टिस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्पेशल एम्फेसिस प्रोवाइड करता है वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए। प्रोविजंस जैसे रिजर्वेशन बनाए गए हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के लिए। इसका एम बेसिकली सोशल इक्वालिटी इस्टेब्लिश करना है। इससे डेमोक्रेसी और भी ज़्यादा इंक्लूसिव हो जाती है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ सिटीजन्स मतलब का फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होगा ये भी है। इसका पर्पस था कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन जो है वो नेशन के टुवर्ड सिटीजन्स में बनी रहे, इसलिए इसको डाला गया इसमें। तो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ राइट्स पे नहीं बल्कि ड्यूटीज़ को भी इंपॉर्टेंस देता है इक्वली। इससे डेमोक्रेटिक कल्चर और ज़्यादा स्ट्रेंथन होता है। कंक्लूजन में आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के यूनिक फीचर्स को लिखते हुए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना ज़्यादा इंक्लूसिव है और कितना अच्छा है ये आपको लिखना है, ठीक है। ये बताते हुए अपना कंक्लूजन कंप्लीट करना है। अब मैं एक मिनट पानी पी लेती हूँ, फिर हम क्वेश्चन नंबर 9, 10 डिस्कस करके ख़त्म करेंगे इसको। नाइन को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे क्या कहते हैं पूछती हूँ गिव अवे का फाइनल क्वेश्चन। व्हाट इज़ द अपर हाउस ऑफ इंडियाज़ पार्लियामेंट्री कॉल्ड? इंडिया का जो पार्लियामेंट है उसमें अपर हाउस किसको बोला जाता है, ठीक है। व्हाट इज़ द अपर हाउस ऑफ इंडियाज़ पार्लियामेंट्री कॉल्ड? अपर हाउस कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, रोल ऑफ कास्ट इन कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स में क्या रोल है कास्ट का? क्रिटिकल एनालाइज द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। क्या कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ने सोशल जस्टिस और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को स्ट्रेंथन किया है? इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 9 में। कास्ट हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट सोशल इंस्टीट्यूशन, कास्ट सिग्निफिकेंट सोशल इंस्टीट्यूशन रहा है इंडियन सोसाइटी में। विद एन मतलब उसका इन्फ्लुएंस हम क्या कहते हैं पॉलिटिक्स, सोसाइटी और इकोनॉमी में देख सकते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस कास्ट का है वो बढ़ गया है क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के कारण। कास्ट इक्वेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल पार्टीज, लीडरशिप और पॉलिसी मेकिंग में। कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स जो है उसमें कास्ट जो है वो इवॉल्व हुआ है मेयर सोशल आइडेंटिटी से। ये मतलब पॉलिटिकल पावर और रिप्रेजेंटेशन के व्हीकल की तरह भी काम आया है, ठीक है। पहले ये सिर्फ एक सोशल आइडेंटिटी था बट अब ये एक व्हीकल बन गया है पॉलिटिकल पावर और रिप्रेजेंटेशन अटेन करने के लिए। कॉन्सिक्वेंटली जो रोल ऑफ कास्ट है इंडियन डेमोक्रेसी में ये आज भी एक ऑनगोइंग डिबेट है, ये आज भी एक सब्जेक्ट है डिबेट का, ठीक है। अब रोल ऑफ कास्ट देखते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में। इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट ऑन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ड्यूरिंग इलेक्शन इन इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज सेलेक्ट कैंडिडेट्स व्हाइल कीपिंग कास्ट इक्वेशन इन माइंड। अब क्या होता है कि इलेक्शन के टाइम पे जो भी मतलब पार्टीज़ होती है वो कास्ट को ध्यान में रख के कैंडिडेट सेलेक्ट करती है
ये क्यों किया जाता है? वोट सिक्योर करने के लिए अलग अलग कास्ट से, और बहुत सारे रीज़न में वोटिंग बिहेवियर जो है वो कास्ट आइडेंटिटी से क्लियरली इन्फ्लुएंस होता है, ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रैटेजी देखते हैं। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो स्पेशल कास्ट ग्रुप, स्पेसिफिक कास्ट ग्रुप के सपोर्ट पे ही रिलाई करती है। पार्टीज़ जो है वो कास्ट बेस्ड अलायंस बनाती है अपने सोशल बेस को स्ट्रेंथन करने के लिए। इसका रिजल्ट ये होता है कि कास्ट जो है वो मेजर फैक्टर बन चुका है पॉलिटिकल कंपटीशन में, और सोशल आइडेंटिटी का जो रोल है पॉलिटिक्स में वो भी बढ़ गया है। अब पॉलिटिकल राइज ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है वो उसने बैकवर्ड क्लासेस और दलित कम्युनिटीज़ को पॉलिटिकली स्ट्रेंथन किया है, उनको पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए बढ़ा है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के कारण। जो पॉलिटिक्स बैकवर्ड क्लासेस का है और ज़्यादा उसको मोमेंटम मिली है मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद। इसके कारण क्या हुआ है कि न्यू सोशल ग्रुप्स का पार्टिसिपेशन बढ़ गया, और इससे इंडियन पॉलिटिक्स से उसमें और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स का नंबर भी बढ़ गया है। अब लीडरशिप एंड पावर स्ट्रक्चर देखते हैं। बहुत सारे कास्ट का कम्युनिटीज़ का लीडर जो है वो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में निकल के आए हैं। रीजनल पार्टीज़ जो है वो कास्ट आइडेंटिटी को पॉलिटिकल पावर बना लेती है, और फिर उसके बाद प्रीवियसली जो पावरफुल ग्रुप है उसको चैलेंज करती है। इससे क्या करता है, सोशल चेंजेस पॉलिटिक्स में एक्सेलरेट होता है। ठीक है, अब डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस देखते हैं। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ में फॉस्टर करता है। लोग जो है वो अपने राइट्स और रिप्रेजेंटेशन के लिए स्ट्रगल करने लगते हैं। इससे क्या होता है कि जो सोशल बेस ऑफ इकोनॉमी है वो और ज़्यादा बढ़ता है ना। इससे क्या होता है कि सोशल जस्टिस का डिमांड है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और सोशल जस्टिस देखते हैं। प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म किसके लिए, बैकवर्ड और मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि सोशल जस्टिस, अब ऑब्वियस सी बात है कि ये लोग नाम में ही देखो, ये बैकवर्ड और मार्जिनलाइज सोसाइटी है, इनको भी प्लेटफॉर्म मिल रहा है पार्टिसिपेट करने का पॉलिटिक्स में, तो सोशल जस्टिस इस्टेब्लिश हुआ। तो सोशल जस्टिस जो है इन पॉलिसीज़, रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन जैसे पॉलिसीज़ के कारण और ज़्यादा एडवांस हुआ है, और जो दलित और बैकवर्ड्स क्लासेस हैं उनके वॉइस और ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हुआ है नेशनल पॉलिटिक्स में। इससे डेमोक्रेसी और ज़्यादा इंक्लूसिव हुई है। ठीक है, इंक्रीज इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, पहले क्या होता था कि अपर कास्ट जो थे वो पॉलिटिक्स डोमिनेट करते थे, लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस और अलग अलग कास्ट ग्रुप के जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसने बेसिकली और जो कास्ट ग्रुप है उनके पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ कर दिया है, और बैकवर्ड क्लासेस और दलित कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में और ज़्यादा बढ़ गए हैं। इससे डेमोक्रेटिक बैलेंस स्ट्रेंथन हुआ है। अब प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पावर देखते हैं। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जो है वो पावर के बियॉन्ड चला जाता है, बियॉन्ड अ लिमिटेड इलाइट टू अ ब्रॉडर सोसाइटी। पीपल जो है रूरल और बैकवर्ड रीजन से उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है लीडरशिप के लिए। इससे क्या होता है कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होता है, और इससे डेमोक्रेटिक रूट्स जो होता है वो स्ट्रेंथन होता है। अब एफर्ट्स टुवर्ड सोशल इक्वालिटी, कास्ट बेस्ड मूवमेंट जो है वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी के अगेंस्ट लड़ता है। मूवमेंट्स लॉन्च हुए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल राइट्स के लिए। दिस एक्सेलरेटेड द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज एंड रीइंफोर्स द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल ऑफ इक्वालिटी। अब देखते हैं लिमिटेशन और चैलेंजेस क्या है। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स क्या कहते हैं, प्रमोट करता है सोशल जस्टिस को, बट कास्ट पोलराइजेशन सोसाइटी में इंक्रीज़ कर दिया है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो अपने आप को वोट बैंक पॉलिटिक्स तक लिमिट कर देती है, और कास्ट बेस्ड कंपटीशन भी सोशल क्या कहते हैं, सोशल टेंशन जनरेट कर सकती है, जो कि नेशनल यूनिटी को इम्पैक्ट करता है। अभी देखो क्या है कि यूजीसी जैसे नियम आए हैं, जबकि क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन के केसेस कम हो गए हैं, और डिस्क्रिमिनेशन के केसेस कम हो गए और मोस्ट ऑफ देम फेक होते हैं। उसके बाद भी आज भी यूजीसी जैसे नियम की ज़रूरत है। ये दिखाता है कि अभी क्या कहते हैं सोशल टेंशन को दिखाता है। अब इसके कारण सोशल टेंशन इंक्रीज़ हो गई अपर कास्ट और जो भी बैकवर्ड क्लासेस है उनके बीच में। अब बैकवर्ड क्लासेस मिसयूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे मर्डर से लेके कोर्ट केसेस तक का केसेस आए हैं, ये सारे केसेस आए हैं जिन्होंने दिखाया कि जो बैकवर्ड क्लासेस है वो रिजर्वेशन और इन सारी चीज़ों का गलत इस्तेमाल करके अपर कास्ट को ह्यूमिलिएट कर रही है। तो ये सोशल टेंशन है। तो ये सारी जो लिमिटेशन और चैलेंजेस है इसकी,
इसने डेफिनेटली क्या कहते हैं इक्वेशन लाने में हेल्प की है, बट डू वी नीड इट एनी मोर और डू वी नीड एनी रिफॉर्म्स, ये जैसे इस तरीके के सवाल अभी की सिचुएशन को देख के अराइज होते रहते हैं। क्रिटिकल इवेल्युएशन देखेंगे कास्ट पॉलिटिक्स का। अभी क्या है कि इसमें एक भी नुकसान है कि अब क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो कम्प्लीटली कास्ट में ही उलझा के लोगों को रख देती हैं और डेवलपमेंट से ध्यान हटा देती हैं, तो लोग आपस में ही लड़ते रह जाते हैं, तो डेवलपमेंट से लोगों का ध्यान हट जाता है और पॉलिटिकल पार्टी अपना पर्क्स एंजॉय करते रहती है। तो बहुत सारे इसके नुकसान है, डिसएडवांटेजेस है। अब क्रिटिकल इवैल्यूएशन देखते हैं कास्ट पॉलिटिक्स का। एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, इसका अभी मैंने बोला जैसे कि कास्ट पॉलिटिक्स ने मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी थी, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी है डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने का। लेकिन वही अगर मार्जिनलाइज सोसाइटी क्या कहते हैं अपने पावर और उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिले उसका गलत यूज़ करना स्टार्ट कर दे, तो क्या सोशल जस्टिस स्टैब्लिश हो पाया सोसाइटी में? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दिस मेड डेमोक्रेसी मोर इंक्लूसिव, इससे डेमोक्रेसी और ज़्यादा इंक्लूसिव बना है और रिप्रेजेंटेटिव भी इंक्रीज़ हुआ है। पहले जो नेगलेक्टेड ग्रुप थे उनका वो भी एक्टिव हुई हैं पॉलिटिकल प्रोसेसेस में। इसको सिग्निफिकेंट अचीवमेंट कहेंगे इंडियन डेमोक्रेसी का, और ये सच में सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है, बट अब इसकी ज़रूरत है या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहता है। अब आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स देखते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है अपने आप को कास्ट आइडेंटिटी के बीच प्रायोरिटाइज़ कर देती है डेवलपमेंट और नेशनल इशूज़ के ऊपर। कहा ना मैंने, नेशनल इशूज़ और डेवलपमेंट के ऊपर उनके लिए कास्ट आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि डिविजिव टेंडेंसी पॉलिटिक्स में भी इंक्रीज़ होती है और डेमोक्रेसी भी डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए था। तो ये सोशल इंटरेस्ट को भी नैरो डाउन करता है और पॉलिटिकल सिस्टम में मेजर चैलेंजेस लेके आता है। ठीक है, अब डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट देखते हैं। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जो है वो डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज़ को साइडलाइन कर देता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ कास्ट इक्वेशन को प्रायोरिटी कर देती हैं। इससे क्या होता है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ और एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म को इनसफिशिएंट अटेंशन मिलता है, एज वी कैन फील एंड सी इट ऑन आवर ऑनगोइंग सिचुएशन। विद आवर ऑनगोइंग सिचुएशन हम देख सकते हैं गवर्नेंस प्रोसेस जो है वो भी एडवर्सली इफेक्ट होता है, हम देख सकते हैं। अ मीडियम फॉर सोशल चेंजेस, डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स, बहुत सारे ड्रॉबैक्स के बाद भी कास्ट पॉलिटिक्स जो है वो सोशल चेंजेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसने मार्जिनलाइज सोसाइटी को एक सेल्फ रिस्पेक्ट और पॉलिटिकल पावर प्रोवाइड कराया है। जो कि सोशल इक्वालिटी और रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंड करने में भी हेल्प किया है डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में। अब नीड फॉर बैलेंस, एग्जैक्टली हमें अभी बैलेंस की ज़रूरत है। द रियलिटी ऑफ कास्ट इन इंडियन डेमोक्रेसी कैन नॉट बी इंटायरली इग्नोर्ड, जो इसका सच्चाई है उसको हम लोग कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी पॉलिसीज़ जो है वो जो कास्ट इज़ नॉट सोली टू कास्ट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। ऑब्वियस सी बात है, खाली कास्ट के बेसिस पे पॉलिसीज़ वो करना क्या कहते हैं एक अप्रोप्रिएट नहीं है। सोशल जस्टिस और नेशनल यूनिटी में बैलेंस बना के रखना एसेंशियल है डेमोक्रेसी के सक्सेस के लिए। कंक्लूज़न में आप लिख सकते हो कि कैसे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ने स्ट्रेंथन किया है, किसको स्ट्रेंथन किया है, इसके बाद इसका नेगेटिव्स क्या है, ये सब लिख के आप अपना समरी समअप कर सकते हो इस कंक्लूज़न को। ठीक है, यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ब्रीफ नोट लिखना है विमेन मूवमेंट, लेबर मूवमेंट और पार्लियामेंट पे। ठीक है, विमेन मूवमेंट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है विमेन मूवमेंट का? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट विमेन का सिक्योर करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस, इनइक्वालिटी जो विमेन फेस करती है उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट जो है वो एक मीडियम बना है। इस फ्रीडम स्ट्रगल से जो मॉडर्न एरा जो मतलब फ्रॉम द फ्रीडम स्ट्रगल टू द मॉडर्न एरा, फ्रीडम स्ट्रगल से मॉडर्न एरा तक विमेन ने बहुत सारे कैंपेन्स किए अपने राइट्स के लिए अलग अलग लेवल्स पे। की फीचर्स देखते, कनेक्शन टू सोशल, द अर्ली विमेन मूवमेंट वॉज लिंक टू अपोजिशन अगेंस्ट सोशल इवल्स जैसे कि प्रैक्टिस ऑफ सती, चाइल्ड मैरिजेस और पर्दा सिस्टम। पहले के टाइम पे जो विमेंस मूवमेंट जो इनिशियल विमेन मूवमेंट था वो सती प्रथा, चाइल्ड मैरिजेस और पर्दा सिस्टम इनके अगेंस्ट था। सोशल रिफॉर्मर्स ने विमेंस के एजुकेशन और राइट को खूब एम्फेसाइज किया है। ये मार्क करता है कि बिगनिंग ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द स्टेटस ऑफ दिस मार्क द बिगनिंग
These movement mark the beginning of improvement in the status of women and led to the expansion of social awareness. ठीक है, पार्टिसिपेशन इन द फ्रीडम मूवमेंट देखते हैं. विमेन ने बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन, अपना एक्टिव रोल प्ले किया नेशनल मूवमेंट में. लीडर्स जैसे कि सरोजनी नायडू, अरुणा सफली, इन्होंने उन्होंने वुमेन को ऑर्गेनाइज किया. इससे पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस भी बढ़ी और उनका पार्टिसिपेशन नेशनल मूवमेंट में भी इंक्रीज़ हुआ. तो आपको इन दोनों, सरोजनी नायडू, अरुणा सफली, इन दोनों का नाम अच्छे से याद रखना है. ठीक है. मॉडर्न वुमेन मूवमेंट 1970 के बाद जो वुमेन मूवमेंट है वो उसमें क्या क्या इश्यूज़ उसने रेज़ किए, जैसे कि डाउरी डोमेस्टिक वायलेंस, इक्वल वेजेस एंड जेंडर इक्वालिटी, इन सब इश्यूज़ को रेज़ किया. और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल वर्क वुमेन राइट्स के लिए हुए, वुमेन के राइट्स के लिए हुए, लीडिंग टू चेंजेस इन लॉज एंड पॉलिसीज़ एंड गिविंग इम्पेटस टू वुमेन एम्पावरमेंट. ठीक है. पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं. वुमेन मूवमेंट डिमांडेड इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स. रिजर्वेशन मिली पंचायत में वुमेन को. इससे क्या हुआ कि वुमेन लीडरशिप भी इमर्ज हुआ रूरल लेवल पे और डेमोक्रेसी और ज़्यादा इंक्लूसिव हुई. इसमें आप अभी वाला एग्जाम्पल भी दे सकते हैं जो वुमेन को रिजर्वेशन मिला है उस पर. कंक्लूजन, वुमेन मूवमेंट ने वाइटल रोल प्ले किया, ये आप खुद से लिख लेना. लेबर मूवमेंट क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था लेबर मूवमेंट का, वर्कर्स के राइट के लिए लड़ना और वर्किंग कंडीशन बेटर बनाना. इंडस्ट्रियलाइजेशन के ग्रोथ के साथ वर्किंग क्लास एक्सपेंड हो रहा है और ऑर्गेनाइज मूवमेंट उस एक्सप्लॉयटेशन, जो वर्किंग क्लास है उसके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उसके अपोज में बहुत सारे ऑर्गेनाइज मूवमेंट्स भी निकल के आए हैं हुए हैं. इंडिया में जो लेबर मूवमेंट है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है वर्कर्स के राइट को सेफगार्ड करने में. अर्ली लेबर मूवमेंट देखते हैं. कॉलोनियल एरा के टाइम में फैक्ट्री वर्कर्स को लो वेजेस मिलते थे और बहुत ख़राब वर्किंग कंडीशन थी. तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ और उन्होंने इसके अगेंस्ट लड़ाई करी और वर्कर्स ने अपने राइट्स को डिमांड करी स्ट्राइक और डेमोन्स्ट्रेशंस के थ्रू. इससे लेबर कॉन्शियसनेस में डेवलपमेंट आई. अब ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन, बहुत सारे ट्रेड यूनियन भी इस्टेब्लिश हुए लेबर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए. ऑर्गेनाइजेशन जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन भी इस्टेब्लिश हुई और उसने लेबर मूवमेंट बहुत सारे ऑर्गेनाइज किए हैं. इससे क्या हुआ कि वर्कर्स के जो कलेक्टिव स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज़ हुई और लेबर राइट को पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिला. अब डिमांड फॉर लेबर राइट, लेबर मूवमेंट रेज डिमांड फॉर लेबर मूवमेंट जो है उनमें डिमांड क्या थे, फेयर वेजेस, फिक्स वर्किंग आवर्स और सोशल सिक्योरिटीज़. लॉ प्रोवाइड मतलब लॉ बने वर्कर्स के लिए. इसके कारण क्या हुआ, वर्किंग कंडीशन इंप्रूव हुआ और वर्कर्स को लीगल प्रोटेक्शन मिली. मॉडर्न चैलेंज देखते हैं. लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ लेबर मूवमेंट जो है उनको नया चैलेंजेस अब फेस कर रहे हैं. प्रॉब्लम फॉर वर्कर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंक्रीज, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो गई है और जॉब इंस्टेबिलिटी और कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम जो है वो मेजर इश्यूज़ है. लेबर मूवमेंट आज के टाइम पर भी स्ट्रगल आज के टाइम पे भी फेस करता है. कंक्लूजन में आप लिख लेना इसका कंट्रीब्यूशन वगैरह क्या रहा है और क्या इसका फ़ायदा हुआ है. ठीक है. पार्लियामेंट देखते हैं. पार्लियामेंट जो है वो इंडिया का सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है. ठीक है. considered a key component, it is considered a key component of the democratic governance system. democratic governance system का key component माना जाता है. the Indian parliament represent the people and perform the task of law making. इंडियन पार्लियामेंट पीपल को रिप्रेजेंट करती है और टास्क जो मतलब लॉ मेकिंग के अराउंड जो टास्क है उसको परफॉर्म करती है. ठीक है. तो लेजिस्लेटिव बॉडी का काम ही यही होता है. ये मतलब यहाँ पे जो लोग होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं. ठीक है. इसमें जो काम कर रहे होते हैं वो लोग इलेक्टेड होते हैं और उनके पास अथॉरिटी क्या क्या होती है, क्या कहते हैं, कोई भी लॉ है उसको बनाने, उसको ख़त्म करने या उसमें कोई भी चेंजेस लाने की अथॉरिटी एक कंट्री के अंदर इन्हीं के पास होती है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पार्लियामेंट वाइटल सेंटर है नेशनल पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी गवर्नेंस का. की फीचर्स देखते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट. इंडियन पार्लियामेंट जो है वो 3 कंपोनेंट से बना है, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. लोकसभा जो है वो लोग डायरेक्टली उसको इलेक्ट करते हैं. ठीक है. राज्यसभा जो है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और इसको हम बाई कैमरल सिस्टम भी कहते हैं. ये बैलेंस बनाने में हेल्प करता है. बाई कैमरल सिस्टम मीन्स कि राज्यसभा एंड लोकसभा का एग्जिस्टेंस जो है
सिस्टम में होना, उसको बाइकामरल सिस्टम बोलते हैं। इससे बैलेंस भी बना रहता है और रिप्रेजेंटेशन भी ब्रॉडर होता है। लेजिस्लेटिव फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन पार्लियामेंट का होता है इनैक्ट लॉ इनैक्ट करना, बहुत सारा बिल्स लेके आना बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे और उसको पार्लियामेंट में पास करना। पार्लियामेंट जो है वो नेशनल पॉलिसीज़ इन सब पे बात करती है और इससे डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी स्ट्रेंथन होता है। फाइनेंशियल पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द कंट्रीज। पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट्री पावर जो होता है वो फाइनेंशियल अफेयर्स के अराउंड घूमता है, ठीक है। उनका पावर जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। और द बजट है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट है कैन नॉट लेवी टैक्सेस, पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना कोई भी टैक्सेस में चेंजेस नहीं कर सकती है। इससे डेमोक्रेटिक कंट्रोल पब्लिक फंड्स के ऊपर बना रहता है। कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्स होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल थ्रू मैकेनिज्म। पार्लियामेंट्स कैसे गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाती है? क्वेश्चन आवर, डिबेट्स और नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू। जो अपोजिशन है वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकता है उसकी पॉलिसीज़ को, और इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी गवर्नेंस में बनी रहती है। दिस स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, ठीक है। कंक्लूज़न आप खुद से लिख लेना। यहीं पे हमारा क्या कहते हैं ये सब्जेक्ट का टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो डायरेक्टली एग्जाम में आ सकते हैं वो ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि तुमने इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। और याद रखो हमारे लेक्चर्स फ्री हैं, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि वेल ऑर्गेनाइज नोट्स जो कि एग्ज़ाम के लिए एकदम परफेक्ट है तो बस डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से नोट्स परचेस करो और अपने नोट्स सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है गिव अवे, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो। 3 लकी विनर्स बन सकते हो फ्री नोट्स के। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना ताकि तुम्हें मिलते रहे एग्जाम फोकस्ड अपडेट्स और DU सोल के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स एंड गिव अवे के विनर्स। Till then, stay focused, study smart, or crush your exam. See you in the next video. Bye bye.